हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये जो चैप्टर है ना, ये कुछ ऐसा चैप्टर होगा जिससे आपको करण अर्जुन वाली फीलिंग आएगी। क्यों करण अर्जुन वाली फीलिंग आएगी? क्योंकि दिस इज द चैप्टर विच यू आर लर्निंग सिंस चाइल्डहुड। बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्लास 10th में आपने पढ़ा है, क्लास 8th में ये चैप्टर पढ़ा है आपने, तो बेसिकली बड़ा मजेदार चैप्टर होने वाला है। और अच्छा, अगर आपने इतना ऑब्जर्व करा होगा पैटर्न, तो आपको चीजें समझ में आएगी होगी। 9th और 11th ज्योग्राफी भाई बहन, ठीक है। वैसे ही 8th 10th और 12th ज्योग्राफी भाई बहन, ठीक है। तो उस तरह से सिमिलैरिटी पैटर्न में देखने को मिलेगी आपको कि आप ह्यूमन एस्पेक्ट वाली ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ते हैं इन 3 क्लासेस में। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड पार्ट और ऐड होना था, लेकिन वो ट्रेड अलग से आपको चैप्टर ही दे दिया है, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे ना, ये चैप्टर जो है, तो ये 2 पिलर्स पे टिका हुआ है, एक ट्रांसपोर्टेशन पे, दूसरा कम्युनिकेशन पे। हम इस चैप्टर में बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन लाइन को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। यह जो वीडियो है पहला, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताने वाला हूं कि आखिरकार हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, किस तरह से पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आपको बेसिकली मैं इस वीडियो में बताऊंगा, समझाऊंगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है, बताओ। देखो, हमसे लगाकर हमारे इस्तेमाल में आने वाली हर चीज तक क्या होता है, मूवमेंट उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें भी कहीं जाना है, मामा के गांव जाना है, दादा के गांव जाना है, तो हमारा मूवमेंट जरूरी है, ठीक है। हम गाड़ी से, पैदल, बस से, एरोप्लेन से, ट्रेन से, जैसे जाना है वैसे जाते हैं, लेकिन मूवमेंट हमारा जरूरी है। वैसे ही सामान चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? कैमरा चाहिए, बोर्ड चाहिए। तो ऐसे थोड़ी कि घर बनते समय अपने आप ही लग गया होगा। क्या होता है, ये आपको कहीं से आया, कहीं से आपने लगाया, फिर इसका मूवमेंट हुआ, फिर आपका मूवमेंट हुआ, तो वो मूवमेंट जो है ना, वो मूवमेंट बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वैसे ही क्या होता है, अब क्या है कि ऐसे आंख बंद करोगे और ऐसे तो मूवमेंट हो नहीं जाएगा आपका। तो मूवमेंट में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। और उसके बाद में हमारे जो विचार हैं, हमारी जो कह सकते हैं मैसेजेस हैं, उनके मूवमेंट में किसकी जरूरत है? कबूतर, ठीक है। कबूतर के अलावा क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो उस सेंस में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की नीड जो है ना, बहुत एसेंशियल है। और उसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमने वाला है, ठीक है। और यही थीम थी चैप्टर की, और यही हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं आपको समझा देता हूं। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब क्या होने वाला है। साथ ही साथ ये रहा अनअकैडमी ऐप, ठीक है। तो अनअकैडमी ऐप पर आपको क्या मिल जाएंगे? अनअकैडमी ऐप पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं क्या, स्पेशल क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं स्पेशल क्लास कैसे होती है, क्विज, पोल्स, हर चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। तो यू कैन एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज ऑन अनअकैडमी ऐप। फाइन। तो अब आपको बेसिकली एक बड़ी पिक्चर समझ में आ गई है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या है उस चीज की। अब अगर हम आगे बढ़े, तो इट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन to the market which makes them available to the consumer, ठीक है। क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है, कोई भी आइटम, जैसे होता है ना, हमसे लगा के हमारी जरूरत की हर चीज तक क्या करती है, हर चीज तक हमें मूव करवाना पड़ती है। तो वो मूवमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है। तो इट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द मार्केट which make them available to the consumer, ठीक है। तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन का रोल हो गया इंपॉर्टेंट। वैसे अगर आप देखेंगे तो वैसे ही क्या होता है, कम्युनिकेशन का क्या है कि वी एक्सचेंज आवर व्यूज, आइडियाज, मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन इंडिविजुअल टू अनदर व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ वेरियस मींस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की नीड भी यहां पे समझ लेना कि सामान और इंसान तो आपने ट्रांसपोर्टेशन से मूव कर लिया, कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या है, कबूतर छोड़ने के अलावा दूसरे तरीके क्या है, क्या आप अलग अलग मींस ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप पत्र लिख सकते हैं, आप फोन लगा सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या है, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस मींस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग एंड इंटरकनेक्टिंग द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्रीज। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वहां पे आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या है आखिरकार। अब आगे बढ़े, तो द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन आवर नीड टू मूव थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू देयर अवेलेबिलिटी टू अदर प्लेस ऑफ देयर यूज, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है, तो इसका यूज डिपेंड करता है किस चीज पर? ये डिपेंड करता है हमारी नीड के ऊपर कि हम चीजों को एक जगह से दूसरे जगह उसके यूज के हिसाब से कैसे मूव करवा रहे हैं। सो दिस इज द स्टोरी बेसिकली, ठीक है। दिस इज द स्टोरी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स यूज वेरियस मेथड्स टू मूव गुड्स, कमोडिटीज, आइडियाज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स और आइडियाज, मतलब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे
लैंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू। बेसिकली ध्यान रखना, 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। आप जमीन के रास्ते जा सकते हो, हवा के रास्ते और पानी के रास्ते। अब इसके अलावा चौथा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे लैंड ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या होता है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में भी जमीन, तो जमीन के रास्ते भी आप अलग अलग तरीके से जाते हैं। आप जमीन पे क्या है, रोड पे दौड़ा लगा सकते हो, ट्रेन चल सकती है, उसी के साथ साथ पाइपलाइन, पाइपलाइन न्यू फाउंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बेसिकली आपने सब ह्यूमन ज्योग्राफी वाले उसमें बुक में पढ़ा है, एक तरह का रिपीटेशन है, तो अच्छे से समझते चलना इस रिपीटेशन को। वैसे आप क्या देख रहे हैं, वाटर की बात करें तो वाटर में आप इनलैंड और सीवेज एंड ओशियानिक रूट्स, तो वाटर में भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक तो कंट्री के अंदर नदी में आप इधर के उधर आर पार हो रहे हैं, नदी के रास्ते, इनलैंड वाटरवेज हो गए। वैसे ही क्या है, सीवेज की अगर बात करें तो ओशियानिक रूट्स हो गया, और ये तो क्या है, अमेरिका से पानी का जहाज चला इंडिया पहुंच गया, ठीक है। तो वाटरवेज में भी आप 2 कैटेगरी पढ़ेंगे। बेसिकली ये सब कुछ आप इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये इस चैप्टर रिपीट हो रहा है ना, जैसे आप देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में भी पढ़ा, यहां भी पढ़ रहे हैं। तो रिपीट होने के पीछे का कारण ये है कि आप यहां पे आप सब कुछ इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ने वाले हो, ठीक है। एयर में जैसे आप देखोगे तो नेशनल और इंटरनेशनल एयरवेज 2 तरह के एयरवेज भी होते हैं, तो ये ही हमारी थीम रहने वाली है। बेसिकली मैं आपको चैप्टर को कुछ पैकेट में बांट दूंगा। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन, जमीन के रास्ते आप जो करते हो, ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका, ठीक है। तो जमीन के रास्ते आप पूरा रोडवेज पढ़ लिया आपने एक में, तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में रोड ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड, अदर रोड, ठीक है, बॉर्डर रोड्स आ जाएंगे। तो ये पूरा एक साथ पढ़ लेंगे हम, फाइन। फिर वैसे ही रेलवेज के बारे में एक साथ पढ़ लेंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड वाटरवेज और ओशियानिक वाटर रूट्स जो है, ठीक है, वो एक साथ पढ़ लेंगे। तो 1 2 3 क्लिप्स हो गई आपकी। एयर ट्रांसपोर्ट आपका ये क्या हो गया, पहला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, तो बेसिकली है तो ये इसी का बच्चा, ठीक है। लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं ना ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, यहां पढ़ लेंगे हम। अब चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में आप पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या है कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों क्या कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो वो आपकी पर्सनल टॉक, पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन मास कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, ठीक है, कि जब आपके गर्लफ्रेंड के पिताजी को पता चल जाता है तो वो क्या करते हैं, पब्लिकली आपकी पिटाई कर रहे हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सबको पता चल गया, न्यूज़पेपर में छप गया, ठीक है, कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आशिक की पिटाई की गई मतलब प्रेमिका के पिता के द्वारा, उस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या है, ये मास कम्युनिकेशन सिस्टम में आ जाएगा, न्यूज़पेपर में छप गया। तो न्यूज़पेपर, रेडियो वगैरह, ये सारा सब कुछ हम मास कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। आ गया समझ में? सो दिस इज द स्टोरी अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आपको चैप्टर की थीम समझ में आ गई, हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ये समझ में आ गया। दबा के जरा नेक्स्ट वीडियो में लैंड ट्रांसपोर्टेशन को पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फटाफट से, चैप्टर छोटा सा है, प्यारा सा है, हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। सारी चीजें समझ में आई नहीं आई, चैप्टर की थीम क्लियर हुई नहीं हुई, ये बताना। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है कि आखिरकार चैप्टर है किस बारे में। तो ये जो चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 2 पिलर्स पे टिका हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग डोमेन्स में ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, जिन्हें हम सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे एक एक करके। तो बेसिकली यहां पे आपको जो पढ़ना है वो ये है कि लैंड ट्रांसपोर्ट पूरा में आपको, लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या जैसे रेलवेज हैं और ये सारा सब कुछ पढ़ेंगे जो आपने बुक 1 में पढ़ा था, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, उसी से बहुत कुछ सिमिलर है ये आपका चैप्टर, ठीक है। इनफैक्ट कहेंगे वैसा का वैसे, ये सारे डोमेन्स वैसे हैं, बस ये आपको इंडियन कंटेक्स्ट में चीजें समझाते चल रहा है। वहां पे आपने वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आपने अलग अलग डोमेन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो पढ़ा था, ठीक। चलो, तो लैंड ट्रांसपोर्ट, द पाथवेज एंड अनमेटल्ड रोड have been used for transportation in India since ancient times, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम से आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो पाथवेज है, कैसे है, पाथवेज एंड अनमेटल रोड्स, मतलब क्या है कि अनमेटल रोड, कच्चा रोड जो है, तो जमीन के रास्ते हमारी कनेक्टिविटी बहुत पुरानी रही है। जब हम पत्ते वत्ते लगा के घुमा करते थे, जब आदि मानव थे, उसी काल से आप देख रहे हो, तो जमीन के रास्ते तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव हो ही रहे हैं ना, वो चीज। With the economic and technological development, metalled roads and railways were developed to move large volume of goods and people from one place to another। फिर क्या होता है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली, जिस तरह से क्या होता है, स्लोली और ग्रेजुअली जिस तरह से इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तो मेटल्ड रोड और रेलवेज वगैरह डेवलप होते हैं, जिससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट में आपको गुड्स का मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, स्पेसिफिकली लैंड ट्रांसपोर्ट, और थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये डेवलपमेंट बता रहे ग्रेजुअली। फिर आज क्या देखोगे, आज आप लैंड ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ जमीन के रास्ते, रेलवेज और रोडवेज ही नहीं है, रोपवेज हो गया, केबल वेज हो गया, पाइपलाइंस हो गया, ये सब भी किस में आने लगेगा,
ये सब भी आपको लैंड ट्रांसपोर्टेशन में देखने को मिलेगा। ये हमने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में भी पढ़ा था। ठीक, तो दे वर डिवाइज्ड टू कैटर टू द डिमांड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक गुड्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये कहानी रही है, ठीक है, दिस इज द स्टोरी। तो बेसिकली अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन का आपने इवोल्यूशन देखा, किस तरह से प्राचीन काल से धीरे धीरे लैंड ट्रांसपोर्टेशन इवॉल्व हुआ है। वो अब लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आप देखेंगे तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में जो रोडवेज है उनमें अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आप रेलवेज भी पढ़ते हो, रेलवेज पाइपलाइन भी पढ़ते हो, तो ये अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो रोडवेज का पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझाता हूं मैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, जहां आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। यू कैन अटेंड स्पेशल क्लासेस, डाउनलोड नोट्स एंड ऑल सच थिंग्स, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, तो इंडिया हैज वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विद अ टोटल लेंथ ऑफ 62.16 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। About 85% of passengers and 70% of freight tariffs are carried by roads every year, ठीक है। तो अगर हम बात करें किस चीज की कि कितना ट्रैफिक कहां से जाता है, तो यहां पे वो बता रहा है पैसेंजर्स की अगर बात करो तो जमीन के रास्ते 85% पैसेंजर, क्योंकि देखो पानी के रास्ते तो ज्यादा जाएंगे नहीं, और दूसरी चीज हवा के रास्ते बहुत कम लोग ट्रेवल करते हैं। तो 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक, ठीक है। फ्रेट ट्रैफिक मतलब क्या है कि जो सामान जा रहा है, तो वो 70% सामान की बात करें तो इतना वॉल्यूम जो है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाता है हर साल, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर एंड कह सकते हैं फ्रेट ट्रैफिक। फाइन, अगली चीज क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली सुटेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलो हमें क्या समझ में आ रहा है, रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये सबसे ज्यादा सुटेबल है। क्या सबसे ज्यादा सुटेबल है? लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा सुटेबल है। क्यों? क्योंकि तुरंत गाड़ी में बैठे अपने गाड़ी वहां जहां पहुंचना है वहां छोटे डिस्टेंस पे पहुंच गया, ठीक, वो एडवांटेज है। रोड ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न सेंस वाज वेरी लिमिटेड इन इंडिया बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के पहले तक रोड ट्रांसपोर्टेशन उतना डेवलप नहीं था, उतने रोडवेज भी नहीं थे, उतने रेलवेज भी नहीं थे, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या होता है ग्रेजुअली आपको देखने को मिलता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद में स्पेसिफिकली फॉर श्योर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, लेकिन ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही क्या होने लगे थे, ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही हाथ पैर सरकने लगे थे कि हाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस किया जाए। तो द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट वाज मेड इन 1943 अंडर द नागपुर प्लान। ये नागपुर प्लान क्या है, तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही नागपुर प्लान ड्रॉ आउट किया गया था, जिसमें बात की गई थी क्या कि रोड डेवलपमेंट होना चाहिए पूरी कंट्री में, लेकिन उस समय पे नागपुर प्लान फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि दिस प्लान कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया बनाना चाह रही थी, प्रिंसली स्टेट्स मेरी टेरिटरी से नहीं निकलेगा, मेरी टेरिटरी से इतना निकलेगा, उतना निकलेगा, ये वो, ठीक है, शापा करवा दिया। तो उसके चलते क्या है कि नागपुर प्लान जो पहला सीरियस अटेम्प्ट था टू डेवलप द लैंड ट्रांसपोर्टेशन गॉट फेल्ड ओवर देयर, ठीक है, एक फेल हो गया वहां पे। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा फिर क्या हुआ सर, ठीक है, फिर क्या हुआ यहां, मतलब सब सत्यानाश तो ऐसा नहीं है, उसके बाद भी लेकिन प्रयास मतलब जारी रखा, हार नहीं मानी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 20 ईयर प्लान 1961 में 20 ईयर प्लान लाए, ठीक है, ये प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कंट्री के अंदर क्या है रोड नेटवर्क्स को इंप्रूव किया सके, इन सारी सिचुएशंस को इंप्रूव किया जा सके। However, road continue to concentrate in and around urban centers, ठीक है, लेकिन क्या होता है ग्रेजुअली आपको देखने को मिलेगा तो रोड्स जो हैं तो दे कंटिन्यू टू कंसंट्रेट अराउंड however road continue to concentrate in and around urban centers। लेकिन क्या हुआ कि 20 ईयर प्लान्स के थ्रू जो इनिशियल लेवल पे रोड डेवलपमेंट हो रहा था तो वो सिर्फ शहरों के आसपास ज्यादा लिमिटेड थे, ठीक है, गांव तक रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी। फिर क्या होता है रूरल एंड रिमोट एरियाज हैड लीस्ट कनेक्टिविटी बाय द रोड एट दैट टाइम पीरियड। लेकिन आज आप देखोगे तो आज जो कंट्री का टोटल नेटवर्क है उसमें रूरल रोड्स वगैरह ये जो है अदर रोड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे ना, ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, गांव गांव सड़क पहुंच गई अब, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिलेटिवली आपको वो समझ में आता है कि यहाँ लैंड ट्रांसपोर्टेशन की इफेक्टिवनेस इन कनेक्टिंग द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज वेरी गुड। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं अगर, तो यहाँ पे वो बताया गया है कि जैसे एक बीच में डिटेल है, इन जनरल डिटेल है जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है, इस पे क्वेश्चन अगर आता है तो वो भी समझ लो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन की जो बात करें ना तो उसको आज ऐसा नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट ने सोचना चालू किया, उसके पहले से बहुत पुराने टाइम पीरियड से रोड ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस किया जा रहा है। जैसे शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में, आज आपको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से आपने सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में आपने सुना होगा। तो शेरशाह सूरी कौन है, तो हुमायूं की पिटाई लगा दी थी और उस समय पे एक समय तक कंट्री पे जो रूल किया था बीच का एक टाइम पीरियड, तो वो शेरशाह सूरी थे, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने बिल्ड दी शाही रॉयल रोड टू स्ट्रेंथन
एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर फ्रॉम इंडस वैली टू दी सोनार विलेज इन बांग्ला। ठीक है, तो हमार सोनार बांग्ला, तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो ये पूरा एरिया शेरशाह सूरी के पास में था कंट्री का। ठीक है, पूरा एरिया, तो उन्होंने अपने यहाँ से आप जैसे देखोगे ना तो इंडस वैली से कनेक्टिविटी डेवलप करते हुए अपने सोनार वैली बांग्लादेश तक इतने पूरे एम्पायर था, पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए इस रोड डेवलपमेंट पे फोकस किया। ठीक है, ये जो रोड डेवलपमेंट पे फोकस किया इसका नाम क्या था? शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, ये शेरशाह सूरी मार्ग बनाया था। ठीक, दिस रोड वाज रीनेम्ड एज ग्रैंड ट्रंक रोड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कनेक्टिंग कोलकाता एंड पेशावर। तो जब ये रोड कोलकाता से पेशावर तक जोड़ रहा था, तो कोलकाता से पेशावर तक जोड़ता था, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। तब इंडिया पाकिस्तान एक ही था, फिर बाद में क्या हुआ, हम अलग हो गए। अलग होने के बाद में क्या, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता। तो आज अमृतसर से कोलकाता, ठीक है, जैसे नेशनल हाईवे नंबर 1 देखोगे ना, तो नेशनल हाईवे नंबर 1 यहाँ अमृतसर से दिल्ली तक है, और ये पूरा अमृतसर से दिल्ली कोलकाता तक, तो इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। अब वो ग्रैंड ट्रंक रोड को अलग अलग टुकड़ों में, जीटी रोड को अलग अलग टुकड़ों में कहा जाता है, क्योंकि पहले पेशावर तक का कहा जाता था, फिर अब क्या है आप देखोगे तो अमृतसर से कोलकाता तक का कहा जाता है। शेरशाह सूरी मार्ग भी उसी को कह लेते उसके एक पार्ट को। तो इस तरह से अलग अलग नामों से जाना जाता है। बाकी बेसिकली आपको इसका एक आइडिया लग गया। तो इट्स बाइफर्केशन इनटू टू सेगमेंट्स। टू सेगमेंट ये वही बाइफर्केटेड है। क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है दिल्ली से अमृतसर, नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है दिल्ली टू कोलकाता। ठीक है, और पूरा मिलके ग्रैंड ट्रंक रोड कहला जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग कह देते हैं। ठीक है, सो दिस वाज सम बेसिक डिटेल अबाउट कह सकते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड, या फिर नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2, जैसा आपको कहना चाहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, रोड्स आर क्लासिफाइड एज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स एंड अदर रोड्स। क्या हो रहा है बेसिकली, अब आपको ध्यान आएगा एक चीज, कुछ बच्चे हैं मुझे पता है जो 10th में मेरे से पढ़े हैं। ठीक है, तो याद करो कुछ ऐसे ही कुछ आपने वहां पे भी पढ़ा था रोडवेज में। कहां पे आपका एक चैप्टर हुआ करता था ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वाला, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, तो वो चैप्टर का बेसिक यहाँ पे पूरा का पूरा ढांचा उठा के दे दिया है, उसे समझते चलो, बहुत आसान है। तो आप क्या देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के हिसाब से कौन मेंटेन कर रहा है, कहां उसकी कनेक्टिविटी है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इस हिसाब से रोड्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। और वो अलग अलग कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहली कैटेगरी, द मेन रोड्स व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज द नेशनल हाईवेज। ठीक है, हाईवे। तो यहां पे आपको क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेन रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, वो नेशनल हाईवेज कहलाते हैं। दीज रोड्स आर मेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग स्टेट्स को जोड़ते हैं, मूवमेंट ऑफ डिफेंस मैन एंड मटेरियल इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। नेशनल हाईवेज कंट्री की पूरी कंट्री को एक तरह से जाल की तरह घेरे हुए, कनेक्टिविटी बेहतरीन डेवलप करी है नेशनल हाईवेज ने। ठीक है, सो दीज आल्सो कनेक्ट द स्टेट कैपिटल, मेजर सिटीज, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शंस एक्सेट्रा। ठीक है, मेजर कनेक्टिविटी है यहाँ पे। तो एज सच देखो, आई एम एक्सपेक्टिंग आप क्लास 12th में अब आपको हर बेसिक चीज को उतना नहीं बताना पड़ेगा, तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वहां पे रुक के आपको अच्छे से समय दूंगा, क्योंकि दीज आर दी थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग ऑन द रिपीटेटिव बेसिस। बुक 1 में पढ़ लिया, क्लास 10th में पढ़ लिया, जहां ऐसा होता है, जहां डाउट लग सकता है, वहां मैं बहुत इत्मीनान से समय देकर आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिर क्या है, तो दी नेशनल हाईवे कंस्टिट्यूट ओनली अबाउट 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ बट कैरी 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। ठीक है, तो नेशनल हाईवे जो है तो वो क्या करते हैं, लेंथ की अगर बात करें, कंस्टिट्यूट ओनली 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ बट कैरी 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। तो ये टोटल जितनी भी रोड लेंथ है हमारा, जितनी, उसका मात्र 2% है, क्योंकि रूरल रोड वगैरह ज्यादा है, जैसा भी समझा है, लेकिन जो ट्रैफिक ये कैरी करती है वो बहुत ज्यादा है। 40% ट्रैफिक आपको नेशनल हाईवेज पे देखने को मिलेगा। नेशनल हाईवेज आर बेसिकली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, जैसे आप देखोगे कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की बात आती है तो NHAI जो होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि क्लास 10 में कुछ ऐसा था कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज को सर ये मेंटेन करते, लेकिन यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज को इसी के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है was operationalized in 1995. It was an autonomous body under the Ministry of Surface Transport. It is entrusted with the responsibility of development and maintenance and operation of national highways. तो you might feel things are overlapping, sir क्लास 10th में तो कुछ और पढ़ा था, लेकिन यह ध्यान रखना, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को भी आप नेशनल हाईवेज के मतलब नेशनल हाईवेज का एक सबसेट मान सकते हो, एक पार्ट मान सकते हो ना। तो वैसे NHAI जो होती है तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, 1995 में स्टैब्लिश की गई थी, ध्यान रखना, जिसका काम क्या होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एपेक्स बॉडी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द रोड्स डेजिग्नेटेड एज नेशनल हाईवे। ठीक है, रोड की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, उस चीज के लिए काम करती है नेशनल हाईवेज। अगली चीज जो है, तो अगर कैटेगरीज और देखें तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, अदर रोड जो है, तो इस तरह से लेंथ बताया गया है। लेंथ अदर रोड्स का आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये टोटल लेंथ इन किलोमीटर रोड्स का अलग अलग इंडियन रोड नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2020 ये बताया गया है। ठीक है, 2020 का बताया गया है। बाकी फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो किधर गया,
इसमें कुछ गड़बड़ है शायद, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे सुधार कर लेते हैं किस तरह से। लाओ मैं आपको आज एक चीज सिखाता हूँ, गूगल स्लाइड्स पे काम करना। ठीक है, ट्रांजिशन ऐड कर देंगे तो फिर वो उस तरह से हमें आ जाएगा समझ में। फाइन, तो नेशनल हाईवेज की अगर बात करें, नेशनल हाईवेज में बेसिकली आपको लेंथ समझ में आ गया कि कितना कहां पे कैसा स्प्रेड है उसका। बाकी उसके अंदर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है एनएचएआई जो है, तो एनएचएआई क्या करता है, एनएचएआई आपको दो तरह से आपको देखने को मिलेगा कि दो तरह के और नेशनल हाईवेज के अंदर नेटवर्क्स हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बनाया गया है, और दूसरा जो है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं। तो इट कंप्राइजेस, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में क्या है, इट कंप्राइजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ 5846 किलोमीटर, फोर लेन या फिर 6 लेन, मतलब या तो 4 लेन में या फिर 6 लेन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर टू कनेक्ट इंडिया 4 बिग मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। With the construction of Golden Quadrilateral, the time, distance, and the cost of movement among the mega cities of India will be considerably minimized. ठीक है, तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आपको दो तरह के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसका काम क्या है, बेसिकली ये जो चार आपकी मेगा सिटीज है, कोलकाता, दिल्ली, ठीक है, मुंबई, इधर, ठीक है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मुंबई के अंदर चेन्नई, तो ये चारों के बीच में आपस में ऐसी कनेक्टिविटी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से डेवलप हुई है। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि कॉस्ट और टाइम दोनों ही चीजें मेगा सिटीज के बीच में ये कम कर देगा। ठीक है, वैसे ही क्या है, आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है, इसी में नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दो और देखने को मिलेंगे। नॉर्थ साउथ समझ में आ गया नाम से कि कहां से कहां चल रहा है, श्रीनगर से लगा के कन्याकुमारी तक ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, मतलब ऐसे जाता है मेजर सिटीज को कवर करते हुए। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया आपका, और ईस्ट वेस्ट पोरबंदर गुजरात से लगा के कहां तक, सिलचर आसाम तक। ठीक है, तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया। ऐसे दो कॉरिडोर आपको और देखने को मिल जाएंगे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एम्स एट कनेक्टिंग श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर विद कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, इंक्लूडिंग कोच्चि सलेम सर्व, ठीक है, विद 4076 किलोमीटर लॉन्ग रोड। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैज बीन प्लान्ड टू कनेक्ट सिलचर इन आसाम विद द पोर्ट टाउन ऑफ पोरबंदर इन गुजरात विद 3640 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ। ठीक है, तो ये आपको क्या देखने को मिल गया है, ये आपको एक्सटेंड देखने को मिलेगी कहां कहां किधर किधर कितना है। तो एक जो आपको ये नॉर्थ से साउथ 4076, ठीक है, इतने किलोमीटर की लॉन्ग रोड मिल गई है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो पोरबंदर से सिलचर कनेक्ट कर रही है वो 3640 किलोमीटर की है। मैप पे जो भी आएगा घबराना मत, मैप हमें एक वीडियो में स्पेसिफिक पूरा कंप्लीट मैप कर लेंगे, वो आसान रहेगा। ठीक है, वो आसान रहेगा हमारे लिए। तो ये हो गया आपका क्या, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं किसमें, अब आते हैं स्टेट हाईवे। ये हो गया क्या, ये आपका लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर स्टेट हाईवेज की बात करते हैं, मतलब नेशनल हाईवे कंप्लीट हो गया आपका, लैंड ट्रांसपोर्ट में नेशनल हाईवे वाला पार्ट हो गया। अब कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के हिसाब से दूसरी जो क्लासिफिकेशन होगी वो होगी स्टेट हाईवेज की। तो दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। दे जॉइन द स्टेट कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स। ठीक है, स्टेट हाईवेज जो होते हैं, तो स्टेट हाईवेज क्या करते हैं, दे जॉइन स्टेट कैपिटल्स विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि स्टेट की कैपिटल जो भी रहती है उसको अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ कनेक्टिविटी डेवलप करवाने में स्टेट हाईवेज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। दीज रोड्स आर कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज से भी जुड़े रहते हैं रोड्स। दीज कंस्टिट्यूट 4% ऑफ टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री। ठीक है, टोटल रोड लेंथ जो है कंट्री में उसका 4% जो है आपको स्टेट हाईवेज में देखने को मिल जाएगा। ट्रैफिक इस पे भी ज्यादा रहता है। और फाइन, डिस्ट्रिक्ट रोड्स की अगर बात करें तो दीज रोड्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड द अदर इंपॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। आपको एक थंब रूल याद रखना है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के हिसाब से नेशनल हाईवेज हो गए, स्टेट हाईवेज हो गए, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गए, अदर रोड्स हो जाएंगे, रूरल रोड्स हो जाएंगे। बाकी इनमें कहां क्या ध्यान रखना है, तो आपको एक थंब रूल ये ध्यान रखना है कि कहां कनेक्टिविटी है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का आपको पता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का आपको पता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का आपको कनेक्टिविटी पता है, और कौन मेंटेन करता है। ठीक है, तो उसकी कनेक्टिविटी वो थी, एनएचएआई जो है मेंटेनेंस का सारा काम संभाल रहा है। स्टेट हाईवेज की बात करें तो स्टेट हाईवेज में जैसे आप देखें कनेक्टिविटी क्या है, स्टेट कैपिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, ठीक है, नेशनल हाईवे से जोड़ के रखता है, और ये मेंटेन कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वैसे डिस्ट्रिक्ट रोड्स की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रोड जो है तो कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनको कनेक्ट करता है। मेंटेन कौन करता है, तो इन्हें जिला परिषद वगैरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेनेंस होता है इनका। ठीक है, दे अकाउंट फॉर 14% ऑफ द टोटल रोड लेंथ ऑफ द कंट्री। टोटल रोड लेंथ जो है कंट्री की उसका 14% आपको डिस्ट्रिक्ट रोड्स के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को अलग अलग जगह से जोड़ते हैं। अब आता है
रूरल रोड्स, ठीक है। रूरल रोड्स मतलब क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव को दूसरे सिटीज से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, इनसे जोड़ते हैं ना, तो वो रूरल रोड्स होते हैं। सो दीज रोड्स आर वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग लिंक्स टू रूरल एरियाज, ठीक है। अबाउट 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया आर कैटेगराइज्ड एज रूरल रोड्स। जितने भी रोड आपको देश में देखने को मिल रहे हैं उसका 80% रोड जो है वो आपको रूरल रोड्स की कैटेगरी में देखने को मिलेगा। देयर इज रीजनल वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ रूरल रोड बिकॉज दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ द टेरेन, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रीजनल वेरिएशन देखने को मिलेगा, रीजनल वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ रूरल रोड बिकॉज दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ टेरेन, ठीक है। तो जिस तरह का नेचर होता है, मतलब वहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि मान लो कहीं पे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत उबड़ खाबड़ जमीन है, तो वहां पे आपको वहां की डेंसिटी कम देखने को मिलेगी, वहां पे रूरल रोड्स कम होंगे। कहीं गांव एकदम प्लेन, नदन जैसे नदन इंडिया के विलेजेस की बात करें तो एकदम प्लेन एरिया, तो वहां पे कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर होगी। तो ये कहानी रहती है रूरल रोड्स की, ठीक है। रूरल रोड्स के बाद में एक और कैटेगरी जो आएगी लैंड ट्रांसपोर्ट में, वो आएगी अदर रोड्स की। अब अदर रोड्स में कौन से सर, सब तो हो गए गांव के, डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के, नेशनल हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अभी एक और बचा है, तो जो बॉर्डरिंग एरियाज है ना, तो बॉर्डरिंग एरियाज में क्या होता है, तो अदर रोड्स इंक्लूड बॉर्डर रोड्स एंड द इंटरनेशनल हाईवेज, ठीक है। तो इंटरनेशनल हाईवे जो बॉर्डर पे रहते हैं वही सिंपल सी चीज है, ये बॉर्डर रोड्स कहलाते हैं, ये अदर रोड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ये क्या है, ये सेंसिटिव भी बहुत है, क्यों, क्योंकि वो आ जाते हैं यहाँ से आतंकवादी घुस के, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि अधिकतर आप बॉर्डरिंग एरियाज देखोगे तो जैसे आप चले जाओ चाइना और नेपाल और भूटान, इनके साथ जो इंडिया की बॉर्डर है, टफ टेरेन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ टेरेन होता है। तो उसके चलते क्या है, ये एक बड़ा वो रहता है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे रोड्स कैसे कंस्ट्रक्ट होंगे, क्या होंगे। तो दी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन May 1960 फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस थ्रू rapid and coordinated improvement of strategically important roads along the northern and northeastern boundaries of the country. Basically ये बॉर्डर रोड्स की सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसे कंस्ट्रक्ट मेंटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ब्रो जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम ही है कि जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, वहां पे क्या करें, वहां पे अच्छे रोड्स बनाए जाए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, वो पॉइंट है। तो इट इज अ प्रीमियर मल्टी फेसेटेड कंस्ट्रक्शन एजेंसी। मतलब क्या है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो आर्मी पर्सनल्स रहते हैं अधिकतर, ठीक है। तो मल्टी फेसेटेड क्या है, कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जो आपको बेहतर सर्विस देने के साथ साथ में क्या स्ट्रेटेजिकली आपको बहुत सेंसिटिव लोग चाहिए रहते हैं जो एरिया की वो रख सके, कह सकते हैं एरिया का एक तरह से ध्यान भी रख सके, सारी चीजें। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली क्या होता है, एक आप बोलते हैं ना, एक डेडिकेटेड विंग दिया गया ब्रो के नाम से जो बॉर्डर रोड्स बनाता है। It has constructed roads in high altitude mountainous trains like trains joining चंडीगढ़ विद मनाली, ठीक है। तो चंडीगढ़ से मनाली जाते हैं लोग गाड़ी से, ठीक है। तो वो रोड किसने बनाया, जैसे ऐसे इस तरह के क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे जो रोड बनाने का काम है वो लेह लद्दाख, ठीक है। इधर सब जगह जो कनेक्टिविटी ना, जो लोग बुलेट उठा के जाते हैं, वो पूरी कनेक्टिविटी के लिए जैसे क्या है, आप क्रेडिट दे सकते हो किसको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक। फिर क्या है, दिस रोड रन्स एट इवन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4270 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, ठीक है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रोड्स बनाए जाते हैं तो वो जमीन से, मीन सी लेवल से 4270 किलोमीटर के ऊपर की ऊंचाई पे भी बनाए जाते हैं, जहां पे बहुत ठंड होती है, जहां पे बहुत क्या देख सकते हो आप कि विंटर सीजन में जैसे बर्फ वगैरह भी जम जाती है। तो एडवांटेजेस ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, फिर बॉर्डर रोड्स के, कि कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के अलावा स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया जो रहता है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, वहां पे क्या करता है, स्नो क्लियरेंस का काम भी करता है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में। जैसे बताया ना मैंने कि बहुत ऊपर जमीन से ऊपर, मीन सी लेवल से ऊपर रोड बनाए जाते हैं, तो वहां पे क्या है, स्नो क्लियरेंस का काम भी करता है विंटर्स में, ठीक है। द इंटरनेशनल हाईवेज जो है, अदर रोड्स में जैसे इंटरनेशनल हाईवेज आए, तो दे आर मेंट टू प्रमोट हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लिंक्स विद इंडिया। तो जैसे अगर आप देखेंगे क्या है, ये स्नो क्लियरेंस का काम भी हो रहा है। फिर उसका अमन सेतु जो है, तो जैसे अमन सेतु क्या है, अमन मतलब क्या है, शांति। तो जो इंटरनेशनल हाईवे उससे लोग जो है वाया लैंड रूट क्या है, एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। जैसे बस चलती है लाहौर से दिल्ली, वाघा बॉर्डर पे से निकलती है वो, ठीक है। अमन सेतु बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और बॉर्डर रोड क्या है, इंटरनेशनल हाईवेज पे किस तरह से ये सारे अदर रोड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, लैंड ट्रांसपोर्टेशन की। तो जमीन पे और भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जैसे रेलवेज। तो रेलवेज के बारे में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की इन जनरल, तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने जो सारा रोडवेज था ना, रोडवेज वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया।
अब जमीन के रास्ते और भी रास्ते होते हैं, मतलब कि जमीन के रास्ते रोडवेज के अलावा और भी तरीके होते हैं जिससे आप जा सकते हैं, तो वो क्या है, तो वो रेल ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट हो गया। तो रेल ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि रेल ट्रांसपोर्ट, रेलवेज जो है वो किस तरह का मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगेन सारी चीजें वही है जो रिपीटेटिव है, इंडियन कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि इंडियन कंटेक्स्ट में रेलवेज वगैरह कहां कितनी डेवलप्ड है, ये सारी चीजें क्लियर हुआ। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीग्राम चैनल के बाद में अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड करना, जहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, स्पेशल क्लासेस होते हैं, क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, ढेरों मल्टीपल फीचर्स जो हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। चलिए, तो रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें, इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडियन रेलवे नेटवर्क की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है उसमें एक इंडिया के भी नाम आता है। जैसे आपने ह्यूमन ज्योग्राफी वाली, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक जो पढ़ी थी, उसमें देखा था कि बड़े बड़े रेलवे लाइंस थे। कौन कौन से बड़े बड़े, तो जैसे आप देखेंगे ट्रांस साइबेरियन था, ठीक है, तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन था। तो ये सारे जो बड़े बड़े रेलवे लाइंस थे ना, उन्हीं में आप इंडिया का रेलवे लाइन का नेटवर्क डेंसिटी वाइज अगर देखोगे ना, तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क आ जाता है लेंथ में अगर बात की जाए। और ऐसा कहते हैं ना लोग कि ब्रिटिशर्स ने क्या दिया, तो कभी कभी थैंक यू ब्रिटिशर्स को इस चीज के लिए बोलते थे कि उन्होंने रेलवे कंस्ट्रक्ट की, लेकिन कॉस्ट बहुत पे करना पड़ी हमें उस चीज की। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश टाइम पीरियड से रेलवेज का जो डेवलपमेंट हुआ, नो डाउट उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण रेलवेज का डेवलपमेंट किया था। उनके वेस्टेड इंटरेस्ट क्या थे, सिंपल सी चीज थी कि उन्हें यहां से लूट लूट के सामान ले जाना, तो उन्होंने सोचा जल्दी जल्दी कैसे ले जाएंगे, रेलवेज के थ्रू ले जाएंगे। ठीक है, तो इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, महात्मा गांधी खुद कहते थे कि इंडिपेंडेंस में रेलवेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, रेलवेज कंस्ट्रक्ट करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। कैसे, कि आप इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में लोगों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे डेवलप करवा पाओगे, तो वहां रेलवेज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ठीक है, तो द इंडियन रेलवेज ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। महात्मा गांधी वाज हैविंग दिस ओपिनियन। ठीक है, ये महात्मा गांधी का ओपिनियन था कि रेलवेज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम क्या होता है ना, हम नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस देता हूं। कैसे, कि इस कैमरे का, ठीक है, इस स्मार्ट बोर्ड का, ये मार्कर का, इन सब का बड़ा योगदान है, तब जाके लेक्चर पॉसिबल बन पाता है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि इंडियन रेलवेज की इंपॉर्टेंस ये थी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, ये महात्मा गांधी खुद कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन रेलवेज की अगर बात करें तो इंडियन रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853 में पहली ट्रेन चली थी, छुक 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 छुक। ठीक है, तो पहली ट्रेन कहां चली थी, एक लाइन कंस्ट्रक्ट की गई थी बॉम्बे से थाने के बीच में, बॉम्बे टू थाने, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए ये एक पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में। ठीक है, बॉम्बे से थाने के बीच में। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री। ठीक है, और इंडियन रेलवे जो है तो लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है देश में, लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क वाज 67,956 किलोमीटर। रेलवे ईयरबुक 2019-20, ठीक है, रेलवे ईयरबुक 2019-20 की बात करें तो जो लेंथ है किसकी, इंडियन रेलवेज की, वो कितनी है, 67,956 किलोमीटर। 4 किलोमीटर और बढ़ा देते, राउंड फिगर में आ जाता है 2020 के हिसाब से। और आप जैसे देखोगे तो आप एक स्पेसिफिक इंडियन रेलवेज, एक इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है वो एक अलग कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो मालगाड़ी के लिए रहेगा। तो मालगाड़ी वजह से कभी कभी ट्रेन खड़ी कर देते ना कि मालगाड़ी निकल रही है, तो उन्होंने बोल दिया नहीं, मालगाड़ी तो सीधे अलग चलना चाहिए, तो उसके लिए एक अलग कॉरिडोर बन रहा है। क्लियर हुआ थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पे आप इंडियन रेलवेज की अगर बात करोगे तो इंडियन रेलवेज का बेसिक आइडिया मिलते चल रहा है ना आपको, तो कब स्टार्ट हुई थी, कितनी लेंथ है, ये सारी चीजें। इट्स वेरी लार्ज साइट पुट्स अ लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन सेंट्रलाइज्ड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, नो डाउट। इसीलिए आप देखते हैं कि रेलवे में कितने सारे एम्प्लॉइज है, क्योंकि इतना बड़ा जो नेटवर्क है इंडियन रेलवेज का, उसे मैनेज करना अपने आप में एक बहुत कह सकते हैं चैलेंज से भरी हुई चीज रहती है। Thus in India the railway system has been divided into 16 zones। और अब क्या इतने बड़े पूरे के पूरे रेलवे सिस्टम को, नेटवर्क को मैनेज करना है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए रेलवेज को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ बुक में ये बुक आउटडेटेड है, आउटडेटेड इन द सेंस कि लेटेस्ट एडिशन में भी अभी 16 जोन ही लिखा आ रहा है। बाकी आप आज की स्थिति देखोगे 2022 में 19 जोन्स हैं। ठीक है, 19 जोन्स हैं, ये चीज ध्यान रखना। बाकी बुक में आपके 16 जोन्स लिखा है, तो विल गो बाय दैट, फाइन। तो thus in India the railway system has been divided into 16 zones। तो एट प्रेजेंट देयर आर 19 जोन्स, बस ध्यान रखना। क्लियर हुआ। तो ये जोन्स के अलग अलग नाम दिए गए, जैसे सेंट्रल जोन है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वाला, ईस्टर्न कोलकाता का हो गया, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर हो गया, ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर, उसका बोलते ना कैपिटल जो हो गया। ठीक है,
नदन में क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा, नॉर्थ सेंट्रल में इलाहाबाद हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न में हो जाएगा गोरखपुर, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में हो जाएगा मालीगांव गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में फिर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न में जयपुर है, सदर्न में चेन्नई है, साउथ सेंट्रल में सिकंदराबाद है, साउथ ईस्टर्न में कोलकाता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल में बिलासपुर है, साउथ वेस्टर्न में हुबली है, वेस्टर्न में मुंबई है, और वेस्ट सेंट्रल जो है तो वेस्ट का भी सेंट्रल जो उसमें जबलपुर है। ठीक है, तो ये इंडियन रेलवे जोन है और उनके हेडक्वार्टर्स बताए गए यहाँ पे। ठीक, इसमें 3-4 और है अभी, जैसे आंध्र प्रदेश का एक ऐड हुआ है, एक वेस्ट साइड पे एक ऐड हुआ है, तो ठीक है वो भी ध्यान रख लेना। 19 है। तो अब क्या हो रहा है इंडियन रेलवेज की, जब हम इतनी बात करें तो बेसिकली आप देखोगे ना, वो तो आपने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया इंडियन रेलवेज को। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी अगर आप जैसे देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवेज 3 कैटेगरीज हैव बीन मेड। ठीक है, विड्थ ऑफ ट्रैक जो होता है ना, विड्थ ऑफ ट्रैक मतलब क्या है, जैसे ये ट्रेन है, मतलब वो ट्रेन की पटरी है। ठीक है, ये ट्रेन की अगर पटरी है, इसे पटरी बना देते हैं हम, तो ये इनके बीच में विड्थ जो रहती है ना, ये वेरी करती है, पता है। आप बोलोगे सर वो तो हमेशा एक जैसी रहेगी, नहीं, वेरी करती है, और उस लाइन पे चलने वाली ट्रेन भी अलग बनती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के ऐसे वो टायर ऐसे खींच के थोड़ी ना बड़े छोटे कर दोगे आप। ठीक, तो उस हिसाब से क्या होता है, ये वाली जो विड्थ है, ठीक है, मतलब इसी तरह से क्या है कि यहां पे अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे, तो कितनी विड्थ है, ठीक है, उस हिसाब से क्या, उस हिसाब से आपको 3 कैटेगरीज मिलेगी। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, ब्रॉड गॉज वाली, मीटर गॉज वाली, नैरो गॉज वाली। ब्रॉड गॉज क्या है, मीटर गॉज क्या है, नैरो गॉज क्या है, तीनों चीज समझो। तो ब्रॉड गॉज में क्या आता है, द डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इन ब्रॉड गॉज इज 1.67 मीटर। 1.67 मीटर जो होता है डिस्टेंस, ठीक है, ये 1.67, जैसे ब्रॉड गॉज जो सबसे बड़ी होती है, ब्रॉड गॉज जो होती है 1.67 मीटर का उनके बीच में डिस्टेंस होता है। अच्छा, ब्रॉड गॉज के फायदे क्या है कि उसके ऊपर जो ट्रेन चलेगी उसका साइज भी बड़ा रहेगा, ज्यादा सामान डाल सकते हो, ज्यादा लोगों को बिठा सकते हो। ठीक है, तो वही रहता है कि उसपे इंजन और बोगी जो बनेगी वो भी बड़ी चलेगी फिर। तो ब्रॉड गॉज डिस्टेंस जो रहता है गॉज के बीच में 1.676 मीटर्स रहता है। द टोटल लेंथ ऑफ ब्रॉड गॉज लाइन वाज 63,950 किलोमीटर 2020 के डेटा के हिसाब से। ठीक है, 63,950 किलोमीटर आपको ब्रॉड गॉज ट्रेन मिलेगी। मीटर गॉज क्या होती है, जिसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 1 मीटर की होती है। मीटर गॉज मतलब 1 मीटर। ठीक है, तो विड्थ ऑफ ट्रैक के बेसिस पे 3 तरह की कैटेगरी बताई गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स, रेल्स मतलब वो जो पटरी है, तो डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 1 मीटर, इट्स टोटल लेंथ इज 2402 किलोमीटर, कम है ये थोड़ा, 2204 किलोमीटर का लेंथ है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रेन वैसे ही चलेगी जो मीटर गॉज के हिसाब से बनी होगी। फिर क्या है, नैरो गॉज की अगर बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इन दिस केस इज 0.762 मीटर्स और 0.610 मीटर्स। ठीक है, तो मतलब मीटर से भी कम होता है, नैरो गॉज हो गया। तो द टोटल लेंथ ऑफ नैरो गॉज वाज 1640 किलोमीटर्स 2019-20 की डेटा के हिसाब से। इट इज जनरली कन्फाइंड टू हिली एरियाज। अब हिली एरियाज में क्या, हिली, अब देखो ऐसा नहीं कि शौक से बनाते हैं, ये आप जो देख रहे हो नैरो गॉज वाला जो ट्रैक बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि हिली एरियाज में आपके पास उतनी जमीन नहीं है, आपको पहाड़ काट काट के थोड़ा में बना रहता है, तो वहां क्या होता है कि थोड़ा कंप्रेस ट्रेन चलती है, समझ में आ रहा है, वो चीज रहती है। तो नैरो गॉज में द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इन दिस केस इज 7062 मीटर्स, 7000 नहीं, 0. ये जो डिस्टेंस है दो ट्रैक्स के बीच का, दो रेल्स के बीच का, वो 0.762 मीटर्स रहती है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ इसकी 1604 किलोमीटर है थ्रू आउट द कंट्री। हिली एरियाज में आपको नैरो गॉज ज्यादा देखने को मिलेगी, कारण मैंने आपको समझा दिया क्यों। ठीक है, अब डेवलपमेंट की बात करें ना, इंडियन रेलवेज में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या डेवलपमेंट आया, तो डेवलपमेंट इन इंडियन रेलवेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड एक्सटेंसिव प्रोग्राम टू कन्वर्ट द मीटर एंड नैरो गॉजेस टू ब्रॉड गॉज। ठीक है, मीटर और नैरो गॉज को बड़ा करके ब्रॉड गॉज पे लाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बड़ी ट्रेन चल सके। ठीक है, बड़ी ट्रेन चल सके, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, बड़ा सामान भी पहुंचा सकोगे, फिर बड़ी ट्रेन रहेगी तो। मोरओवर स्टीम इंजन्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स। ठीक है, गदर मूवी देखिए, गदर मूवी में किस तरह से वो कोयला डालते जाते हो, फिर ट्रेन भागती जाती है। ठीक है, तो वही चीज, मतलब वो स्टीम इंजन पहले चलते थे, अब क्या है, वो स्टीम इंजन को कन्वर्ट करके इस तरह से इलेक्ट्रिक या डीजल इंजन पे फोकस किया जा रहा, ज्यादा फोकस किया जा रहा है इलेक्ट्रिक इंजन पे। ठीक है, दिस स्टेप हैज इंक्रीज्ड द स्पीड एज वेल एज द हॉलेज कैपेसिटी, मतलब सामान भी ज्यादा जा सकता है और स्पीड भी तेज हो गई। नहीं तो पहले ट्रेन स्लो चलती थी। ठीक है, पहले ट्रेन ऐसी स्लो चलती थी, जैसे आपने कुछ मूवी वगैरह में फिर देखा होगा, क्या है कि वो सुल्तान दौड़ लगाता है ना किसी पिक्चर में, तो स्टीम इंजन के बराबर बराबर में दौड़ लगाता है, तो स्टीम इंजन से आगे निकल जाता है। तो ऐसा नहीं कि सुल्तान बहुत तेज दौड़ रहा है, स्टीम इंजन जो रहता है वो क्या करता है, स्लो दौड़ता है, ये वाली कहानी रहती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इन इंडियन रेलवेज वाली कहानी हो गई यहाँ पे। द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम इंजन्स रन बाय कोल हैज आल्सो इंप्रूव्ड द एनवायरनमेंट ऑफ द स्टेशन। अब दिखती बात है क्या है कि ये रिप्लेसमेंट, जब ये जो रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है, स्टीम इंजन्स का, तो स्टीम इंजन्स पहले क्या होते थे, लोग
शादी में जा रहे हैं, बढ़िया तैयार वैयार होके जाते थे, ठीक है, पाउडर वाउडर लगा के। रेलवे स्टेशन पे पहुंचते थे, स्टीम इंजन वाली ट्रेन आती थी, उनका पूरा पाउडर क्या हो जाता था, काले कलर के धुएं में कन्वर्ट हो जाता था। तो मतलब इन्वायरमेंट ऑफ द स्टेशन का कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो पॉल्यूशन करते थे स्टीम इंजन, लेकिन जब उन्हें रिप्लेस कर दिया गया तो अब इंजन वो जो स्टेशन जो है वो उतने पॉल्यूटेड नहीं रहते, इन्वायरमेंट सेफ रहता है थोड़ा सा। मेट्रो रेल्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। अब इन सब के ऊपर क्या होता है, रेलवे के ऊपर जब मेट्रो रेल्स आ गई शहरों के अंदर, ठीक है, जैसे दिल्ली मेट्रो, तो दिल्ली मेट्रो इज द लाइफलाइन ऑफ दिल्ली, ठीक है, आई शुड से। क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली मेट्रो नहीं होती तो क्या होता, तो बहुत बहुत कुछ भी नहीं होता, तो एक तरह से फिर देखा जाए तो, क्योंकि बड़ी समस्या का काम था। दिल्ली मेट्रो ने कितना ट्रैफिक, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी समस्याओं को खत्म कर दिया है। कनेक्टिविटी दिल्ली जैसे देश में, और दिल्ली जैसे सिटी में क्या कर दी, कनेक्टिविटी बेहतरीन कर दी है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल बसेस, ठीक है, बाय सीएनजी रन व्हीकल्स अलोंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रो। तो मेट्रो का आना, सीएनजी बसेस का आ जाना, उससे क्या हुआ, उससे एक बहुत बड़ा चेंज आया है। इट इज अ वेलकम स्टेप टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन इन अर्बन सेंटर्स। अर्बन एरियाज में एक बड़ी निजात मिली है, ठीक है, तो वो रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आ जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। ठीक, अगली चीज क्या, इवोल्यूशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अब किस तरह से आपको ये तो समझ में आएगा कि रेल में डेवलपमेंट क्या क्या हुआ। अगर रेलवेज के इवोल्यूशन को और फोकस किया जाए तो एरियाज अराउंड टाउन्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज, एंड ऑफ प्लांटेशन एंड अदर कमर्शियल क्रॉप्स, हिल स्टेशंस एंड कैंटोनमेंट्स, टाउन्स वर वेल कनेक्टेड बाय रेलवेज फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम पीरियड से ही सारे जो टाउन्स हैं, ठीक है, जो प्लांटेशन फील्ड्स है, तो क्योंकि ब्रिटिशर्स को मैंने आपको बताया ना, उन्हें रेल में इसलिए इंटरेस्ट नहीं था कि लोगों को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, उन्हें ऐसा था कि एक फास्ट क्या होना चाहिए, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। यहां से लोगों को, मतलब यहां से सामान एक्सप्लोइट किया, फटाफट कोस्टल एरिया पे पहुंचाया, अपनी शिप में भर के ले जा रहे हैं ब्रिटेन। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं, टाउन्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज हो गए, प्लांटेशन फील्ड हो गया, दूसरी कमर्शियल क्रॉप हो गई, हिल स्टेशन हो गया, कैंटोनमेंट, हिल स्टेशन मतलब क्योंकि उन्हें वहां तक जाना रहता था तो ट्रेन बना दी उन्होंने, बड़े रईस थे। ठीक है, तो हिल स्टेशन एंड कैंटोनमेंट टाउन्स वर वेल कनेक्टेड बाय रेलवेज फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही कनेक्टिविटी बहुत तंदुरुस्त थी, जबरदस्त थी। ठीक है, तो दीज आर मोस्टली डेवलप्ड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये जो पूरा नेटवर्क डेवलप हुआ था, तो ये नेटवर्क डेवलप करने का कारण ये था कि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो सके। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में हमने इसे एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह देखा। ठीक है, तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री, रेलवे रूट्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज टू। ठीक है, रेलवे रूट जो है तो उन्हें अलग अलग दूसरे एरियाज तक एक्सटेंड किया गया, बेहतर कनेक्टिविटी डेवलप हो पाए, उस चीज पे फोकस किया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने इंडियन रेलवेज के डेवलपमेंट पे फोकस किया, हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिपेंडेंट कंट्री की। ठीक है, तो वहां पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो कोंकण रेलवे का देखने को मिलेगा। एंड हियर इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। क्या है कोंकण रेलवे, कहां है देखो तो अभी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, कोंकण रेलवे के ऊपर एक पहले आपको वो दे देता हूं एक आइडिया। तो कोंकण रेलवे क्या है? One of the most important achievement of the Indian Railway has been construction of Konkan Railway in 1998. 1998 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसी साल मेरा जन्म हुआ, मैं उम्मीद है कि पता नहीं कब जाऊंगा मैं। ठीक है, why I am saying this, ठीक है, समझना इसकी सिग्निफिकेंस को। तो इट इज 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट कनेक्टिंग रोहा इन महाराष्ट्र टू मैंगलोर इन कर्नाटका। रोहा इन महाराष्ट्र एंड मैंगलोर टू कर्नाटका। इट इज कंसिडर्ड एन इंजीनियरिंग मार्वल। ठीक है, एक इंजीनियरिंग मार्वल की तरह से कंसिडर किया जाता है। इट क्रॉसेस थ्रू 146 रिवर्स स्ट्रीम्स, नियरली 2000 ब्रिजेस एंड 91 टनल्स। देखो क्या है ना, हम किताबों में बैठ के यहाँ पढ़ते रहते हैं, अच्छी बात है, पेपर देना है, पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें हैं, लेकिन आदमी सीखता पता कहाँ है सबसे ज्यादा? जब वो ट्रैवल करता, जब वो दुनिया को देखता, जब वो एक्सप्लोर करता, जब वो अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है। एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और बहुत सिग्निफिकेंट बता रहा हूँ। अभी आपकी 12th कंप्लीट हो जाएगी, ब्रेक लेना एक, आगे आप करियर में जो भी करना चाह रहे हैं उसके लिए मतलब वो तो दिखती बात है, करना ही पड़ेगा, विद टाइम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक ब्रेक लेना, ठीक है, एक्सप्लोर करना है। जो किताबों में पढ़ते हो ना, जैसे अब कोंकण रेलवेज की बात हो रही है, अगर आपके पास में टाइम है, रिसोर्सेज, कुछ नहीं करना है, टिकट खरीदना है। कहां से टिकट खरीदना है आपको? रोहा इन महाराष्ट्र, मैंगलोर इन कर्नाटका तक की, तो उसी ट्रेन से जाना है, उसी ट्रेन से वापस आना है। ठीक है, ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग, कितना सुंदर दृश्य होगा ये। तो 146 रिवर्स और स्ट्रीम्स क्रॉस करते जाएगा, 2000 ब्रिजेस होंगे, 91 टनल्स होंगे। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूं कि किताबों में पढ़ते रहोगे, अच्छी बात है, पेपर देना है, पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा सीखता आदमी यहां से, ट्रैवल करो, ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखते हो आप। दिस इज इन माय बकेट लिस्ट। ठीक है, एक दिन मैं यही करने वाला हूं कि एक टिकट इधर से खरीदूंगा, एक टिकट उधर से, कुछ नहीं करना, इधर से बैठ के जाना, उधर से बैठ के वापस आना है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। बाकी कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो एशियाज लार्जेस्ट टनल विच इज नियरली 6.5 किलोमीटर लॉन्ग ऑल्सो लाइज ऑन दिस रूट। ठीक है, इसी रूट पर आपको 6.5 किलोमीटर की टनल भी पड़ती है। मतलब उतने समय तक क्या है, उतने समय तक आप जैसे देखोगे
तो अंधेरा मतलब खैर ट्रेन में तो लाइट जला लो लेकिन टनल के अंदर से निकल रहे हो आप, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आर पार्टनर्स इन दिस अंडरटेकिंग, ठीक है। तो कोंकण रेलवे में 3 स्टेट जो हैं, तीनों स्टेट्स ने अपना पूरा पूरा प्रयास किया है। फाइन, सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट, नहीं अभी एक चीज बची है। रेलवेज कंटिन्यू टू रिमेन द मेन मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मासेस, ठीक है। रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन द हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड राजस्थान। तो रेलवे नेटवर्क की अगर इस बात करोगे बेसिकली तो वो कहां पे आपको हिली स्टेट्स जो है, उसके बाद में सेंट्रल पार्ट जो है, क्योंकि वहां पे क्या फॉरेस्ट वगैरह है। राजस्थान में जैसे आप देखोगे तो सैंड ड्यून्स वगैरह आते रहते हैं, तो विच आर नॉट सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, तो वहां पे आपको थोड़ा सा रेलवे नेटवर्क कमजोर देखने को मिलेगा। तो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट रेल ट्रांसपोर्ट। तो हमने लैंड ट्रांसपोर्ट में रेल ट्रांसपोर्ट और रोडवेज वो पूरा पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटरवेज की बात करेंगे। वाटरवेज भी अलग अलग तरह के होते हैं, कहां कहां क्या क्या वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज के बारे में सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। वाटर ट्रांसपोर्ट से आपको क्या समझ में आता है? द बेसिक क्वेश्चन कि आप क्या कर रहे हैं, मूवमेंट जो हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों ही पानी के रास्ते कर रहे हो। वही चीज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, ये सारा सब कुछ आप पढ़ चुके हो। बेसिकली ये है कि इंडियन टिंच के साथ में आप एक बार और पढ़ रहे हो, तो अब आपको वाटर ट्रांसपोर्ट को इंडियन कंटेक्स्ट में समझना है। जो नेशनल वाटरवेज है, कौन कौन से नेशनल वाटरवेज है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, वो अच्छे से समझना। बाकी सब कुछ इजी गोइंग इस टॉपिक में भी है। क्लियर हुआ? चलिए, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, सोशल स्कूल, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा सेशन आने वाला है। अगली चीज जो रहेगी वो ये है कि आप साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी ऐप पर आपको ढेरों फीचर्स मिल जाएंगे। क्या ढेरों फीचर्स मिलेंगे? तो आप अनअकैडमी ऐप पर लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पोल होते हैं, सेशन, ये सारे सेशंस होते हैं, स्पेशल क्लास होती है, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स को आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, वाटरवेज या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट। तो waterways is an important mode of transport for both passengers and cargo traffic in India. It is the cheapest means of transport and is most suitable for carrying heavy and bulky material, ठीक है। heavy और bulky material को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए waterways जो है बेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगेन ये हमने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी पढ़ा था कि बहुत सारा सामान सस्ते उस पे कह सकते हैं कन्वीनियंस पे कि कम पैसा लगे। जैसे आप रोडवेज के थ्रू ले जाओगे तो इतना बड़ा तो कोई समुद्र के पानी के जहाज जो आते उतना बड़ा आपके पास ट्रक आएगा नहीं। दूसरी चीज क्या है, वहां पे जो कॉस्ट ऑफ मूविंग दी गुड्स रहेगा वो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे कि चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है, मोस्ट सुटेबल है हैवी एंड बल्कि मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब क्या है, पानी के बॉयंसी फोर्स कह लो या फिर पानी का फ्लो कह लो, उसकी मदद से चलती है अधिकतर चीजें। तो फ्यूल एफिशिएंट होता है, इको फ्रेंडली होता है ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, लैंड मतलब इनलैंड वाटरवेज और ओशियानिक वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज मतलब क्या है कि आप कंट्री के अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो इनलैंड वाटरवेज हो गया। ओशियानिक वाटरवेज में क्या है कि कंट्री के बाहर मूवमेंट हो रहा है, तो वो ओशियानिक वाटरवेज की कैटेगरी में जाएगा। इनलैंड वाटरवेज में बेसिकली क्या है, इनलैंड वाटरवेज में जैसे नदियां वगैरह है वो, और ओशियानिक वाटरवेज में जो समुद्र के रास्ते पूरी कनेक्टिविटी है वो ओशियानिक वाटरवेज में जाएगा। क्लियर हुआ? इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो इट वाज द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवेज। रेलवेज के आने से पहले क्या है, बोलते थे अपुनिज भगवान है, उस टाइप की कैटेगरी थी यहाँ पे। इनलैंड वाटरवेज को ऐसा लगता था ना, क्यों? क्योंकि बल्क में जब गुड्स ले जाना है तो फिर आपके पास जमीन के रास्ते ले जा नहीं सकते, बैलगाड़ी से ले जाने से है। दूसरा क्या बचता था आपके पास, वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज एक क्या था, चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। लेकिन क्या होता है, इट हाउएवर फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। जैसे जैसे रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट एनहांस होते चले गया तो इनलैंड वाटरवेज ने क्या किया, टफ कंपटीशन फेस किया। मोरओवर डाइवर्जन ऑफ रिवर वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस मेड देम नॉन नेविगेबल इन लार्ज पार्ट ऑफ देयर कोर्सेस, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपको क्या देखने को मिलेगा
कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक तो क्या है कि कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में। कौन कॉम्पिटिटर्स आ गए? रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये कॉम्पिटिटर्स की तरह आ गए वाटरवेज के। अगली चीज जो एक और समस्या का कारण बन गई वो ये बन गई कि नदियों में पानी नहीं छोड़ा तो आप ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? ठीक है, तो पानी क्या नदी का डाइवर्स करने लगे, कहीं किसी अर्बन सेंटर में चले गया या फिर कहीं इरिगेशन के लिए चले गया, तो उसके चलते क्या है कि रिवर्स ही नॉन नेविगेबल बन गई। कंट्री के बहुत सारे पार्ट में रिवर अपने खुद के रास्ते में, बहुत सी जगह रिवर में पानी बहुत कम रहता है, ऐसा कि लोग आर पार निकल जाते पैदल पैदल। जी हाँ, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, देयर इज अ रिवर इन मध्य प्रदेश, नर्मदा रिवर। तो वहां पे क्या है, वो एक पॉइंट मतलब लोगों ने इतना ज्यादा उसमें रेत का खनन है, उसमें आप देखो कि पानी इरिगेशन पर्पज से निकाल लिया है, पानी डाइवर्ट कर दिया है कि कुछ जगह ऐसा है कि जहां पे पैदल पैदल आप इस पार से उस पार क्रॉस कर सकते हैं नदी को, समर्स वगैरह वाले टाइम पीरियड में सुखा देते हैं नदी को। ठीक है, वो चीज रहती है। फिर अगली चीज क्या, इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया हैज 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% ऑफ कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो नेविगेबल वाटरवेज मतलब क्या है कि यहाँ पे बड़े बड़े सी वेसल्स चल सकते हैं। सी वेसल्स नहीं कहेंगे, मैकेनाइज्ड वेसल्स चल सकते हैं, मशीन से चलने वाली बड़ी बड़ी नाव चल सकती है 14,500 किलोमीटर वाली लेंथ पे। ठीक है, इट कंप्राइजेस रिवर्स, कैनाल्स, बैकवाटर्स, क्रीक्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्रीक्स क्या होता है जानते हो ना? क्रीक्स मतलब इस तरह से ऐसे समुद्र कोस्टल एरिया में से अंदर की तरफ जो इनलेट्स रहते हैं। तो ये सारे जो सोर्स ऑफ वाटर है यहां पे आपको नेविगेबल वाटरवेज देखने को मिल जाएंगे। तो एट प्रेजेंट 5,685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर्स आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल्स। मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल्स जो रहते हैं, जो क्या पानी में बॉयंसी के कारण डूबते नहीं ना, तो ऐसे फ्लैट बॉटम वेसल्स जो हैं, कितने बड़े बड़े फ्लैट बॉटम वेसल्स जो हैं, उसमें से 5,685 किलोमीटर का जो रिवर है वो बड़े बड़े वेसल्स के द्वारा मैकेनाइज्ड है। ठीक है, ये टोटल है, और बड़े बड़े वेसल्स जो है 5,685 किलोमीटर पे नेविगेबल है। फाइन, तो फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री। अब जब ये समझ में आया कि वाटरवेज भी क्या है, नेशनल हाईवेज की तरह इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, तो किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ? द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी वाज सेटअप इन 1986। ध्यान रखिएगा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ध्यान रहेगा, इसको एस्टैब्लिश किया गया, इसको सेटअप किया गया 1986 में इसे एस्टैब्लिश किया गया, ताकि इनलैंड वाटरवेज का प्रॉपर्ली ध्यान रखा जा सके। अब अगर हम बात करें तो इनलैंड वाटरवेज में जैसे ये वाला जो चार्ट है, देखो ये हो सकता है कि शायद आपको यहाँ टेबल क्लियरली दिख ना रहा हो, लेकिन अपनी अपनी बुक खोलो, एनसीईआरटी बुक में आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कि क्या है। तो द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल वाटरवे, इन वाटरवेज को डिक्लेयर कर दिया गया है। कौन कौन से वाटरवेज हैं ये देखो, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 3, 4 और 5, ये 5 वाटरवेज है। ऐसे देखोगे तो नॉन नोटिफाइड तो सभी उसको क्या है, नेशनल वाटरवेज की कैटेगरी में डाल सकते हो, लेकिन ये 5 मेजर जो आपको दिए गए आपकी बुक में, और ये 5 मेजर हमेशा से भी रहे हैं, तो ये 5 नेशनल वाटरवेज जो हैं ये नोटिफाइड है। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो ये बेसिकली ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है। पहला नेशनल वाटरवे नंबर मैं आपको बताता हूं, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल हल्दिया तक है, नेशनल वाटरवे नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या है, सादिया टू डुबरी और ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर सादिया से डुबरी तक है। तीसरा क्या है, तो तीसरा जैसे अगर आप देखोगे नेशनल वाटरवे नंबर 3 जो है ना, तो ये वेस्ट कोस्ट कैनाल वाला रीजन है, ये रहा वेस्ट कोस्ट कैनाल वाला रीजन जो रहा। तो आपको ये वेस्ट कोस्ट कैनाल पूरा उद्योग मंडलम से लगा के कोल्लम तक, ये यहाँ पे थर्ड वाटरवे मिल जाएगा, नेशनल वाटरवे नंबर 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 4 की अगर बात करें तो 4 आपको कहां देखने को मिलेगा, जो डेल्टा स्ट्रेच है, काकीनाडा वाला कैनाल जो है, पूरा काकीनाडा कैनाल से लगा के पुडुचेरी तक का, ये ईस्टर्न कोस्ट जो है, तो ईस्टर्न कोस्ट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। 4th हो गया नेशनल वाटरवे नंबर 4। और 5 जो है, तो 5 यहाँ पे क्या है, महानदी रिवर जो है आपकी। ठीक है, महानदी रिवर के वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ब्राह्मणी और डेल्टा कैनाल जो है महानदी रिवर के आसपास। ठीक है, डेल्टा जहां है महानदी रिवर का बनता है वहां पे, ये नेशनल वाटरवे नंबर 5 हो गया। तो ये नेशनल वाटरवे नंबर 5 हो गया। तो बेसिकली 5 आपको बताया, लेकिन और भी नेशनल वाटरवेज जैसे मैं बता रहा हूं, तो 5 मेजर वाटरवेज हैं, इनका ध्यान रखना। ठीक, इनके अगर हम डिटेल देखें कौन कहां पे है, तो इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच, इलाहाबाद टू हल्दिया गंगा रिवर पे 1620 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बहुत बड़ा वाटरवे है और मेजर वाटरवे है, इसीलिए नेशनल वाटरवे नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे इन इंडिया व्हिच इज नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड बोट्स अप टू पटना एंड बाय ऑर्डिनरी बोट्स अप टू हरिद्वार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, हरिद्वार तक तो आप ऑर्डिनरी बोट से भी जा सकते हैं, लेकिन मैकेनाइज्ड वेसल जो है पटना तक चलते हैं वो। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फॉर डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है, अब नदी है ना, तो नदी में कोई रोक टोक तो है नहीं, आप या इलाहाबाद के अलावा हरिद्वार तक तो आप ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन जो मैकेनाइज्ड वेसल्स हैं वो पटना तक ही चलते हैं, बस सिंपल सी चीज ये है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फॉर डेवलपमेंट पर्पस। 3 पार्ट्स कौन कौन से, हल्दिया से फरक्का तक है 560 किलोमीटर का,
फरक्का से पटना तक है 460 किलोमीटर का, और पटना से इलाहाबाद तक है 600 किलोमीटर का। तो अब जोड़ोगे अगर 600, 440 और 560 तो ये 60 120 तो हो ही जाएंगे, 1620 हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है 1620 किलोमीटर का आपको क्या देखने को मिल जाएगा, नेशनल वाटरवे नंबर 1 देखने को मिल जाएगा गंगा रिवर पे। नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है तो सादिया टू डुबरी स्ट्रेच 891 किलोमीटर, सादिया टू डुबरी स्ट्रेच जो है 891 किलोमीटर का, ये जो है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, सादिया टू डुबरी स्ट्रेच ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे देखने को मिलेगा। तो ब्रह्मपुत्र इज नेविगेबल बाय स्ट्रीमर्स अप टू डिब्रूगढ़ which is shared by India and बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश जहां पे शेयर करता है डिब्रूगढ़ आसाम। ठीक है, तो यहां तक आपको स्ट्रेच देखने को मिल जाएगा। बाकी वाटरवे जो है नोटिफाइड वो 891 किलोमीटर का नेशनल वाटरवे नंबर 2। नेशनल वाटरवे नंबर 3 की बात करें तो कोट्टापुरम कोल्लम और स्ट्रेच, ठीक है, कोट्टापुरम कोल्लम स्ट्रेच जो है ये नेशनल वाटरवे नंबर 3 में जाएगा। इट इंक्लूड्स 168 किलोमीटर ऑफ वेस्ट कोस्ट कैनाल। ठीक है, तो ये कहां की बात कर रहे हैं, केरला की वेस्ट कोस्ट कैनाल की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पे आपको 168 किलोमीटर का वेस्ट कोस्ट कैनाल अलोंग दी चंपकारा कैनाल 14 किलोमीटर एंड उद्योग मंडल कैनाल 23 किलोमीटर। तो मैंने क्या बताया, नेशनल वाटरवे रिवर्स, कैनल्स, डेल्टा स्ट्रेचेस हो गए, क्रीक्स हो गए, यहां देखने को मिलेगा। नेशनल वाटरवे नंबर 3 जो है आपका तो वो कोट्टापुरम कोल्लम वेस्ट कोस्ट कैनाल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। नेशनल वाटरवे नंबर 3 हो गया। 4 पे आते हैं अब। नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो है तो ये स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर गोदावरी, ठीक है, कृष्णा अलोंग विद काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेचेज ऑफ कैनाल। ठीक है, तो ये यहां पे आप ये देखेंगे तो ये रिवर्स है। कौन कौन सी, जैसे आपकी कृष्णा रिवर आ गई, ठीक है, ऊपर से गोदावरी रिवर आ गई, काकीनाडा कैनल यहाँ पे हो गया, पुडुचेरी कैनल यहाँ पे हो गया। तो ये पूरा स्ट्रेच जो है नेशनल वाटरवे नंबर 4 की कैटेगरी में आ जाएगा। नेशनल वाटरवे नंबर 4 के बाद में अगर आप देखोगे नेशनल वाटरवे नंबर 5 तो स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्मणी अलोंग विद मताई रिवर। ठीक है, रिवर ब्रह्मणी अलोंग विद मताई रिवर जो है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी, ब्रह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल जो है, तो बेसिकली इसको ध्यान रखने के आप ईस्ट कोस्ट कैनाल ध्यान रख सकते हो। ईस्ट कोस्ट कैनाल में क्या है, ब्रह्मणी रिवर हो गई, मताई रिवर हो गई, गोदावरी महानदी रिवर के स्ट्रेचेस हो गए। तो ये वाला पूरा सिस्टम जो है नेशनल वाटरवे नंबर 5 बनता है। ये जो चार्ट है इसको आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट में चार्ट बना सकते हो। इनफैक्ट आई विल गिव यू वन वीडियो, ठीक है, क्लास 10th में बना रहा हूं, आपके भी काम आ जाएगा वो। ठीक है, क्लास 10th 12 दोनों के काम में आ जाएगा कि नेशनल वाटरवेज को कैसे ध्यान रखा जाए। ठीक है, उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूं मैं। समझ में आया, नेशनल वाटरवेज हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है एक्सपेंशन ऑफ नेशनल वाटरवेज। ये नेशनल वाटरवेज जो है ना, तो मैंने बताया 5 तो नोटिफाइड है, इसके अलावा और भी एक्सपेंशन की बात की जाती है, और भी बहुत सारे स्ट्रेचेस हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी रिवर्स पे जहां पे मैकेनाइज्ड वेसल्स चल रहे हैं तो उन्हें भी नेशनल वाटरवेज की तरह कंसीडर किया जाता है। आज की तारीख में आपको 5 ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे तो द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी हैज आल्सो आइडेंटिफाइड 10 अदर इनलैंड वाटरवेज which could be upgraded. The backwater, ठीक है, Kadal, backwater Kadal of Kerala has special significance in inland waterway. ठीक है, backwaters of Kerala important हो जाते हैं। Apart from providing cheap means of transport, they are also attracting a large number of tourists in Kerala. ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह को भी अट्रैक्ट करते हैं ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। The famous नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ठीक है, ये वल्लम कल्ली जो होता है, ठीक है, वल्लम कल्ली इज आल्सो हेल्ड इन बैकवाटर्स। तो बैकवाटर्स में आप जैसे देखेंगे ना तो इस तरह से क्या होता है, ये बोट रेस जो होती है वो बोट रेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी केरला एज यू नो, ठीक है, गॉड्स ओन लैंड वो तो है ही। ठीक है, केरला इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, मैं नहीं गया अभी लेकिन स्टिल इट इज आल्सो इन माय बकेट लिस्ट। क्लियर हुआ, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट भी हो गया। वाटर ट्रांसपोर्ट होने के बाद में ओशियानिक रूट्स की बात करते चलो। ओशियानिक रूट से आपको क्या समझ में आता है, ओशियानिक रूट्स मतलब सिंपल जनरल आपको ध्यान रखना है कि जो ये तो वाटरवेज का इनलैंड वाटरवेज की कहानी होगी जो आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में स्पेसिफिकली पढ़ना था। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक है ना हमारी। तो अब जैसे आप यहां देखोगे तो यहां क्या ओशियानिक रूट्स में क्या बताया जा रहा है कि ओशियंस में कहां किधर किधर कनेक्टिविटी है। तो इंडिया हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अप्रोक्सीमेट 7517 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड्स। ठीक है, 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दीज रूट्स। ठीक है, तो यहां पे जैसे आपको 12 मेजर पोर्ट्स की बात करें तो कांडला हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, मारमागांव हो गया, मारमागांव के नीचे आ जाओगे न्यू मैंगलोर हो जाएगा, कोच्चि हो जाएगा, टूटीकोरिन हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। चेन्नई के ऊपर जाओगे तो फिर क्या है, विशाखापट्टनम, पैरादीप हो गया, कोलकाता हो गया और हल्दिया हो गया। तो ये सारे क्या है, ये मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स। बाकी उसके अलावा 185 माइनर पोर्ट्स भी है, छोटे छोटे। तो माइनर पोर्ट्स में तो फिर बहुत सारे हैं, जैसे पोरबंदर हो गया, भावनगर हो गया, भरूच हो गया, सूरत हो गया, रत्नागिरी हो गया। ठीक है, मंगलुरु तो मेजर पोर्ट में जाएगा। ठीक है, पणजी जैसे उसके बाजू में एक माइनर पोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे माइनर और मेजर पोर्ट जो है वो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे इस पूरी की पूरी 7516.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन पे। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन पे आपको इतने सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाना बहुत स्वाभाविक सी चीज है। ठीक है, और जो क्या करते हैं
जो आपको अलग अलग कंट्रीज के साथ में कनेक्ट करते हैं, ओशियानिक रूट्स यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, दीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन दी आइलैंड एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो हमारे आइलैंड जो है, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड है, तो लक्षद्वीप आइलैंड के साथ कनेक्टिविटी भी और ऑफशोर ट्रांसपोर्टेशन भी। जैसे क्या है, जमीन के रास्ते आप आओगे, मैंने आपको वहां पे भी उस चैप्टर में भी बताया था, जमीन के रास्ते हो सकता है आपको बीच में ट्रैफिक वगैरह सारी चीजें मिले, तो इसके लिए क्या होता है, मुंबई से क्रूज चलती है कहां तक, गोवा तक, ठीक है, मुंबई से गोवा तक क्रूज चलती है। तो समुद्र के रास्ते भी ऐसे कंट्री में गुड्स को ऐसे भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बल्क में सस्ते में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। समझ में आया? तो ये ओशियानिक रूट्स हो गए हमारे। वाटर ट्रांसपोर्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा कम्युनिकेशन वाला पार्ट बचेगा। तो आई होप, नहीं पाइपलाइंस वाला भी एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड इट। Till then, stay connected, keep learning. Signing off with this together. We can, we will. Thank you, thank you. Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद में एक ऑयल एंड पाइपलाइन वाला पढ़ेंगे, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन जो रहती है। लेकिन आप जैसे देखोगे तो मेजर डोमेन जो थे, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और ये एयर ट्रांसपोर्ट तीसरा डोमेन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने लैंड और एयर ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। एयर ट्रांसपोर्ट बेसिकली हवा के रास्ते जब आप क्या करते हो, ट्रैवल करते हो, तो वो एयर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। सिंपल, फाइन। तो वही चीज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको ढेरों फीचर्स जैसे स्पेशल क्लास, नोट्स, क्विज, स्कॉलरशिप एग्जाम से सारे फीचर्स को आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। क्लियर? चलिए, तो ये रही हमारी कहानी। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मींस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो फास्टेस्ट मींस ऑफ मूवमेंट जो रहेगा वो आपका एयर ट्रांसपोर्ट रहेगा। इट हैज रिड्यूस्ड डिस्टेंस बाय मिनिमाइजिंग द ट्रैवल टाइम। एयर ट्रांसपोर्ट ने क्या करा है, डिस्टेंस को रिड्यूस करा है। कैसे कैसे डिस्टेंस को रिड्यूस करा है कि जो ट्रैवल टाइम रहता है वो बहुत कम हो जाता है एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से। आप 1 से 1.5 घंटे में हजारों किलोमीटर जो है ट्रैवल कर जाते हो। ठीक है, तो वो एक प्लस पॉइंट है एयर ट्रांसपोर्ट के साथ में। एयर ट्रांसपोर्ट के साथ में वो एक प्लस पॉइंट है। इट इज एसेंशियल फॉर अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया where distance are large and the terrain and climatic conditions are diverse। ठीक है, और इंडिया जैसे देश में एयर ट्रांसपोर्टेशन बहुत एसेंशियल हो जाता है। जैसे आप देखोगे क्या, जहां पे वास्ट लैंड साइज है हमारे पास में, वी आर दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसी के साथ साथ में टेरेन भी डिफिकल्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप जाओगे तो जंगल ज्यादा है, नदी है, पहाड़ है, तो वहां पे ट्रैवलिंग के लिए आपको क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट ज्यादा बेहतर सूटेबल रहता है। क्लियर हुआ? तो और इसके साथ साथ फिर उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो फास्टेस्ट भी है, वो एक एडेड एडवांटेज रहता है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स एसोसिएटेड विद एयर ट्रांसपोर्ट। क्लियर हुआ? एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया अगर देखा जाए तो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? तो एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड a beginning in 1911 when air mail operation commenced over a little distance of 10 km between Allahabad and नैनी। ठीक है, इलाहाबाद के पास में ही कह सकते हैं ट्विन टाउन है इलाहाबाद का, नैनी के नाम से। अब तो जुड़ गया होगा और ठीक है, एकदम उसी में एक कॉलोनी बन गया होगा। तो 10 किलोमीटर का ही डिफरेंस था। पहली बार इंडिया में जो हेलीकॉप्टर मतलब जो एयर मेल उड़ा, ठीक है, एयरवेज का जो पहली बार ऑपरेशन देखने को मिला वो 10 किलोमीटर के लिए चला था। इस डिस्टेंस पे 10 किलोमीटर के इस डिस्टेंस पे चला था। बट इट्स रियल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। लेकिन जो एयर ट्रांसपोर्टेशन का कह सकते हैं ना, वास्तविक रूप से जो डेवलपमेंट देखने को मिला तो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में हुआ। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के एयर ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ, एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन द इंडियन एयर स्पेस। ठीक है, आप यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? ये रिस्पॉन्सिबल है कि एक सेफ, एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है इंडियन एयर स्पेस में प्रोवाइड करें, ताकि इंडियन एयर स्पेस में डोमेस्टिकली बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो सके, एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचाई जा सके। द अथॉरिटी मैनेजेस 125 एयरपोर्ट। तो द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 125 एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 125 एयरपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। 125 एयरपोर्ट्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। The air transport in India is managed by Air India। देखो पहले क्या था, एयर इंडिया गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी। अब अभी क्या हो रहा है, बुक में वही मैं कह रहा हूं, बुक थोड़ी सी आउटडेटेड चलती है। अब आज के समय में क्या है, एयर इंडिया फिर से क्या आपको देखने को मिल रही है, टाटास के पास चली गई है, तो बैक होम, क्योंकि वो एयर इंडिया पहले थी भी टाटास की ही। क्लियर हुआ? तो उस तरह से एयर
बेसिकली, लेकिन ये बीच का जो टाइम पीरियड रहा है 1953 के बाद का, तो उसमें क्या है, एयर इंडिया जो है, तो एयर इंडिया नेशनलाइज करके एयर इंडिया गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी जो पूरे ऑपरेशंस को संभालती थी। हाउ मेनी प्राइवेट कंपनी, नाउ मेनी प्राइवेट कंपनीज हैव आल्सो स्टार्टेड पैसेंजर सर्विसेज। तो आज आप देखोगे उसके अलावा, ठीक है, इंडिगो, स्पाइस जेट वगैरह ऐसी बहुत सारी दूसरी प्राइवेट कंपनीज भी है जो एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड कार्गो ट्रैफिक, ठीक है। तो पैसेंजर्स और कार्गो दोनों, सामान के लिए और इंसान के लिए, दोनों के लिए ही क्या है, आपको एयर सर्विसेज देखने को मिल जाती है। एयर इंडिया के साथ साथ दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं। इट कनेक्ट्स ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इट्स सर्विसेज, ठीक है। एयर इंडिया में आप देखोगे तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी है। सम प्राइवेट कंपनीज हैव आल्सो स्टार्टेड ऑपरेशंस टू फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। कुछ प्राइवेट कंपनीज ने भी फॉरेन कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया है। अगर आप हिस्ट्री समझोगे तो बेसिकली हिस्ट्री ऐसी है कि 1911 में एयर ट्रांसपोर्टेशन जो इंडिया में, ठीक है, ये लॉन्च ही हुआ था। कहां से? इलाहाबाद से नैनी, जैसे मैंने आपको बताया। तो इलाहाबाद से नैनी पहली बार क्या है, एयर मेल ऑपरेशंस हुए थे, ठीक है। मैसेज पहुंचाने के लिए एयर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया था फास्ट, वो एक एक्सपेरिमेंट था। फाइन। 1947 में क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज। 1947 जब आजादी मिली तो 4 मेजर कंपनीज थी, इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड डेक्कन एयरवेज, ठीक है, डेक्कन एयरवेज। उसके बाद में क्या होता है, 1951 में 4 और कंपनीज ऐड हो जाती है, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया एंड कलिंग एयरलाइंस। कलिंग एयरलाइंस बहुत पुरानी है, क्लियर हुआ। तो ये इस तरह से 4 और ऐड होती है। लेकिन 1953 में सबको चौपट कर देता कौन? गवर्नमेंट क्या करती है, एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर देती है, ठीक है। और 2 कॉर्पोरेशंस उस समय निकल के आती है, एयर इंटरनेशनल, एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। ये 2 कॉर्पोरेशंस निकल के आती है। तो नाउ इंडियन एयरलाइंस इज नोन एज इंडियन। इंडियन एयरलाइंस को अब क्या कहा जाता है, इंडियन के नाम से भी कहा जाता है। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस की पूरी हिस्ट्री बता दी। अगर आप डोमेस्टिकली देखोगे ना इंडिया में क्या स्थिति है, तो इन 2010 और अब आज 2022 में हम पढ़ रहे हैं 2010 के डेटा को, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया इतने समय में। लेकिन आपको यह ध्यान रखोगा कि 2022 में स्थिति यह है कि बहुत सारे लोग अब ट्रांसपोर्ट करने लगे। एयर ट्रांसपोर्ट भी क्या हो गया, कॉमन वो हो गया है, ठीक है। कॉमन कह सकते हैं क्या, कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में जाएगा। पहले तो ऐसा था कि जीवन में लक्ष्य लोगों का होता था कि एक बार हेलीकॉप्टर में उड़ ले, मतलब एरोप्लेन के थ्रू ट्रैवल कर ले हम, ठीक है। तो इन 2010 डोमेस्टिक मूवमेंट इन्वॉल्व्ड 520.21 लाख पैसेंजर्स एंड अबाउट 23 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ कार्गो, ठीक है। तो ये इतना क्या था, वॉल्यूम था ट्रांसपोर्टेशन का थ्रू एयर। फिर क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक हेलीकॉप्टर सर्विसेज पवन हंस लिमिटेड जो है, ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है पवन हंस। तो पवन हंस इज द हेलीकॉप्टर, ये रहा, पवन हंस इज द हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेटिंग इन हिली एरियाज एंड इज वाइडली यूज्ड बाय टूरिस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर। नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में टूरिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में इमरजेंसी केसेस में, या फिर कह सकते हैं सिविलियंस के लिए भी सब्सिडाइज रेट पे आपको क्या देखने को मिलता है, एयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जियोग्राफिकली वो लिमिटेशन है कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो ना, तो ये कारण रहता है। इन एडिशन पवन हंस, लेकिन इसके अलावा भी क्या है, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है पवन हंस, इसके अलावा क्या करता है, जो पेट्रोलियम सेक्टर है ना, तो जैसे ओएनजीसी वगैरह जो है, तो उसको भी सर्विस प्रोवाइड करता है और टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है पवन हंस लिमिटेड। क्लियर हुआ? तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक जो है आपका, वो कौन सा है ट्रांसपोर्टेशन में, ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, पाइपलाइन के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन जो होती है। तो पाइपलाइन लैंड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। इंडिया में क्या स्थिति है, वो सारा सब कुछ हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना है, आपको पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के बारे में। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन क्या समझ में आता है आपको? देखिए, अगर आप बड़ी पिक्चर को समझेंगे तो आपने जो अभी तक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट जो है चैप्टर का, वो आपका कंप्लीट होने पे आ गया है। तो आपने उसमें क्या देखा, आपने उसमें लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट सबके बारे में पढ़ा। अब ये ऑयल एंड गैस पाइपलाइन जो है ना, तो ये भी क्या है, ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन में ही आएगा। पाइपलाइन जमीन के रास्ते ही जा रही है ना, आप नदी के बीच में से भी पाइपलाइन निकाल सकते हो। पाइपलाइन आप हवा में भी कहीं कहीं हम देखोगे पिलर्स में खड़े करके ले जाते हो ऊपर। लेकिन पाइपलाइन जो एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह, न्यू फाउंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। आज आप क्या देखते हैं कि आज सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आने वाले समय में पाइपलाइन में लोग भी जाएंगे, हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्लियर हुआ? तो बेसिकली पाइपलाइन आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड गैसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस।
ठीक है, लिक्विड और गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, स्लरी के फॉर्म में सॉलिड भी चले जाता है, लेकिन पाइपलाइन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह आज इमर्ज हो रही है, उसे हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट सिंपल टॉपिक है, समझ में आ जाएगा एक बार में। क्लियर हुआ? अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, जहां पर आपको क्या बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स, जैसे आप कह सकते हैं कि स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। क्लियर हुआ? चलिए, तो अगर गैस मतलब ऑयल एंड गैस पाइपलाइन की बात करें, पाइपलाइन आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट mode of transporting liquids and gases over long distances. Even solids can also be transported by pipelines after converting them into slurry. Solid को भी आप पाइपलाइन के रास्ते पहुंचा सकते हैं। सॉलिड को आप पाइपलाइन के रास्ते कैसे पहुंचा सकते हैं? सॉलिड को आप स्लरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्लरी क्या होता है? स्लरी मतलब वाटर और कह सकते हैं कि जो आपका जैसे हम आयरन ओर की बात करते हैं, तो आयरन ओर क्या आपको सॉलिड में मिल रहा है, लेकिन आयरन ओर को पानी के साथ मिला के आप स्लरी बना के बहा सकते हैं, तो वो स्लरी होता है। इवन सॉलिड्स कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू स्लरी। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात जब आती है, तो जैसे हमने आप अलग अलग केसेस में देखा ना कि इनलैंड वाटर के लिए अलग आपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है, फाइन, जैसे बॉर्डर रोड्स के लिए आपने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वैसे ऑयल और गैस पाइपलाइंस वगैरह जो है ना, इनके मैनेजमेंट के लिए क्या है, इनके मैनेजमेंट के लिए आप जिस देखोगे तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को ऑयल के लिए स्पेसिफिकली बनाएगा। ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो क्रूड ऑयल का पूरा एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन जो है, तो सारी जिम्मेदारी ऑयल इंडिया लिमिटेड को दी गई है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड वो सारा काम संभालेगी। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक, तो अब ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या करता है, तो इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 एज ए कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी की तरह उसे इनकॉर्पोरेट किया गया। एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन covering a distance of 1157 किलोमीटर was constructed from ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और ये कहां से कहां तक है, तो नहरकटिया, जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, नहरकटिया से, ठीक है, नहरकटिया से कहां तक, बरूनी बिहार तक। तो ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कैसे होगी, तो देखो इसके आपको ब्रांचेस आपको वेस्ट बंगाल, वो क्या होता है, बांग्लादेश में भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से ऑयल इंडिया लिमिटेड इज क्रेडिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस। ठीक है, एशिया में पहली 1157 किलोमीटर लंबी नाहरकटिया ऑयल फील्ड इन असम से बरूनी रिफाइनरी असम तक की ये पाइपलाइन जो है उसने डेवलप करी है। इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड अप टू कानपुर इन 1966। ठीक है, कानपुर तक और एक्सटेंड किया गया बरूनी के बाद में, जैसे अगर आप देखोगे इस पाइपलाइन को कानपुर तक 1966 में और एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का ऑयल पाइपलाइन का आपको वेंचर समझ में आया। अब ऐसे गैस की बात करें तो गेल इंडिया लिमिटेड जो है, ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड गैस के लिए जानी जाती है, जिसे 19 मतलब गैस का एक्सप्लोरेशन और ये सारी चीजों को संभालती है। तो 1984 में एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरह स्टैब्लिश किया गया गेल इंडिया लिमिटेड को, जो ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस एंड नेचुरल गैस को मार्केटिंग का काम करती है फॉर इकोनॉमिक यूज। ठीक है, तो जैसे इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना है, फाइन, लोगों के घरों तक भी पहुंचाना इकोनॉमिक पर्पज से, तो वो सारा काम गेल इंडिया लिमिटेड संभालती है। ठीक है, तो द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन, ये HVJ पाइपलाइन आप क्लास 8th 10th 12th हर क्लास में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो HVJ पाइपलाइन जो है, तो कंट्री में जिसे अगर आप देखोगे ना, तो वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल पाइपलाइन जो है, जो गेल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट कर रहा है, वो क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गेल इंडिया, लिंक्ड मुंबई हाई एंड बेसिन गैस फील्ड्स with various fertilizer, power and industrial complexes in western and the northern India। ठीक है, तो वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में क्या करता है, ये बहुत ज्यादा पूरी कनेक्टिविटी जो है वो डेवलप करके रखा हुआ है। जैसे आप देखोगे ना, तो ये हजीरा गुजरात से लगा के विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, और इसी के आप अलग अलग एक्सटेंशन देखोगे तो मथुरा, बरूनी, ठीक है, मतलब ऊपर जलंधर तक ऐसे एक्सटेंशंस जुड़े हुए हैं। तो HVJ पाइपलाइन जो इनिशियली 1700 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन जो स्टैब्लिश की गई थी, क्रॉस कंट्री मतलब क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गेल, ठीक है, गेल इंडिया, लिंक्ड मुंबई हाई एंड बेसिन गैस फील्ड्स विथ वेरियस फर्टिलाइजर, पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, तो अब ये पाइपलाइन कहां कहां सप्लाई कर रही है, तो मैंने बताया ना इकोनॉमिक यूजेस के लिए, तो बहुत सारी फर्टिलाइजर और पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, उन्हें गैस, नेचुरल गैस प्रोवाइड करने का काम इस पाइपलाइन के थ्रू होता है। दिस आर्टरी प्रोवाइड्स इम्प्यूटस टू इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट। पूरा का पूरा इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट जो है उसको एक तरह से बूस्ट देने में ये ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर has expanded over 10 times from 1700 kilometer to 18,000
500 kilometer of cross country, ठीक है, cross country pipelines and is expected to soon reach over 34,000 kilometer as gas grid by linking all the gas sources and consuming markets across country including northern eastern states. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि गैस पाइपलाइन जो हमने स्टार्ट करी थी, कहां से गैस पाइपलाइन, जो ये पहला नेटवर्क बना था एचवीजे पाइपलाइन का 1700 किलोमीटर का, वहां से एक्सपैंड होते होते आज आप देखोगे तो 10 टाइम्स तक गैस पाइपलाइन यहाँ पे पाइपलाइंस एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का ग्रोथ देखो आप यहाँ पे अब कितना हो गया, 18,500 किलोमीटर हो गया है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 34,000 किलोमीटर, ठीक है, गैस ग्रिड, जहां पे आप प्रोड्यूसिंग सेंटर से कंज्यूमिंग सेंटर तक सब कुछ जोड़ दोगे। इनफैक्ट आप देखोगे अब तो टियर 2 सिटीज में भी क्या है, जो डोमेस्टिक गैस हो रहा है तो वो गैस पाइपलाइन के थ्रू स्प्रेड किया जा रहा है। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के बारे में हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपका चैप्टर है ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन वाला पूरा एस्पेक्ट एक साथ ही, कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, सबको एक साथ वन गो में समझ लेंगे तो चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई है बेहतरीन तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर का एक पार्ट जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला, इस पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और इतना कंप्लीट करने पे हमें एक चीज समझ में आई, क्या कि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द कनेक्टिविटी इन द कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री में, किसी भी पार्ट में अगर आप देखोगे, आपको कनेक्टिविटी डेवलप करना है तो एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। वो हम अभी तक पढ़ चुके हैं चैप्टर में। अब चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है आपका, वो है कम्युनिकेशन। तो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या क्या कहना चाहता है, या फिर कम्युनिकेशन किस चीज पर रिलाई करता है। तो कम्युनिकेशन वाले पार्ट में आपको क्या बताया जाता है, कम्युनिकेशन वाले पार्ट में सिंपल सी चीजें बताई जाती है कि एक तरह से क्या होना चाहिए, बेटर कनेक्टिविटी अगर आइडियाज और मैसेजेस के बीच में भी हो, कम्युनिकेशन अगर बेहतरीन हो तो क्या होगा, तो कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ, मतलब बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा, उस टाइप से। तो हमने देखा गुड्स और पैसेंजर्स के मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आइडियाज के, ठीक है, मैसेजेस के मूवमेंट के लिए एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही चीज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। क्लियर? टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद में अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कौन सा सेशन क्या आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे लाइव इंटरैक्टिव सेशन होते हैं, जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, पोल्स होते हैं, क्विज होते हैं, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इन सारे फीचर्स को आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूज द कोड DIGRAJ दिगराज एंड एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स ऑन अनअकैडमी ऐप। चलिए, तो बेसिकली बात की जाए ना ह्यूमन बींग्स के, तो ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स का जो कनेक्शन है किसके साथ में, कम्युनिकेशन के साथ में, वो जन्म जन्म का है। कैसे जन्म जन्म का है कि जैसे आप देखोगे तो पहले इनिशियली क्या होता था, गांव में एक ढोली आता था, वो ढोल पीट पीट के बजाता था कि सुनो 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 नगरवासियों सुनो, उस टाइप से, ठीक है, और वो मैसेज लोगों को डिलीवर करता था। तो वो भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन था। ठीक है, आपने आई डोंट नो, जब मैं स्कूल में था तब इंग्लिश में एक चैप्टर हुआ करता था, क्योंकि बुक्स वगैरह बहुत कुछ बदली है, तब ये बताया गया कि किस तरह से ओलंपिक्स में मैराथन रेस का ओरिजिन हुआ है। तो वो कहां से ओरिजिन हुआ पता है आपको? पहले ऐसे रनर्स हुआ करते थे एथेंस वगैरह में, तो एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाने के लिए क्या है, अब टेलीफोन तो चलता नहीं था पहले, हजारों साल पहले, तो ये रनर्स जो रहते थे, तो क्या है, राजा लिख के दे देता था मैसेज। अब वो रनर दौड़ते 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 जाता था बहुत लंबे लंबे दूसरे दूसरे राज्यों में और अपना मैसेज पहुंचाता था अपने राजा का। ठीक है, तो वहां से ओलंपिक्स स्टार्ट हुए हैं, ओलंपिक्स में मैराथन स्टार्ट हुआ है, तो वो एथेंस और ऐसे कनेक्टेड है, पता है। तो मतलब कहानी बताने का तात्पर्य ये था कि ये मैराथन जो, मतलब इस तरह से भी मैसेजेस को पहुंचाया जाता था। ठीक है, इस तरह से भी मैसेजेस को पहुंचाया जाता था। फिर अगर बात करते हैं क्या, तो एक कबूतर जा जा जा, ये गाना भी सुना होगा आपने, तो एनिमल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था मैसेज पहुंचाने का। तो कम्युनिकेशन जो है ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ह्यूमन बींग्स का इंटरैक्शन जो रहा है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, वो अलग अलग फॉर्म में रहा है। अब आज देखेंगे तो आज कम्युनिकेशन, और भाई क्या हाल है, तो वीडियो कॉल पे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो ग्रेजुअली ग्रो हुआ है, तो उसी चीज को यहां पे आपको थोड़ा सा समझाया गया है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, दोनों चीजों को इस टॉपिक में बताया गया है। क्लियर हुआ? तो अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें तो इनिशियली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर आल्सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहले क्या है ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी थे, या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। मतलब मैसेज पहुंचाना है तो आपको
फिजिकली पहुंचाना पड़ेगा। फिजिकली कैसे, आपने लिख दिया, वो रनर दौड़ के जा रहा है, या फिर क्या है, वो ढोली जाता है रास्ते से रोड पे से, फिर ढोल बजाता है और फिर लोगों को बताता है। ठीक है, तो पहले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेर ऑल्सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इंसान का पहुंचना मतलब वो ट्रांसपोर्ट होके जाएगा, तभी मैसेज ही ट्रांसपोर्ट होके जाएगा। ठीक है, पहले ये स्थिति थी, लेकिन क्या होता है, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ, अब आज आपको कोई मैसेज पहुंचाना तो आपको खुद नहीं जाना पड़ता है, आप बस टाइप करते हैं, आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो विद द इन्वेंशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, सैटेलाइट एक्सेट्रा हैज मेड द कम्युनिकेशन मच फास्टर एंड इजियर। ठीक है, क्या होता है विद टाइम जब इन्वेंशंस हुए, जैसे पोस्ट ऑफिस का, टेलीग्राफ का, प्रिंटिंग प्रेस का, टेलीफोन, सैटेलाइट, इन सारी चीजों का, तब क्या हुआ, तब आपको देखने को मिलता है कि कम्युनिकेशन क्या हो गया, और फास्ट हो गया और इजी हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन और फास्ट और इजी हो गया है। तो डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड इन ब्रिंगिंग अबाउट द रेवोल्यूशन इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपने देखा, अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इससे चीजें रेवोल्यूशनाइज हो गई है, चीजें और आसान हो गई है। ठीक है, इससे चीजें आसान हो गई है। पीपल यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कन्वे दी मैसेजेस। अब आज की स्थिति में लोग क्या है, अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं मैसेजेस को कन्वे करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, तो अब अगर आप जैसे देखेंगे तो कम्युनिकेशन और मैसेजेस जो हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी की कितना मैसेज पहुंचा सकते हैं, किस क्वालिटी का मैसेज पहुंच सकता है, आप क्या देखेंगे कि कम्युनिकेशन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। और दो कैटेगरी कौन कौन सी है, एक होती है पर्सनल कम्युनिकेशन, एक होती है मास कम्युनिकेशन। देखो चीजें बहुत रिपीटेटिव है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब मुझे ये ना बोलना पड़े कि छोटी बच्ची हो क्या, ठीक है, आपको वो चीजें समझना पड़ेगी, सब बेसिक से एकदम। पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो लेटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, ये सब कुछ। मास कम्युनिकेशन की बात करें तो रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मतलब जहां पे आप क्या कर रहे हैं, वाइड मासेस के साथ में एक बार में कनेक्ट डेवलप कर पा रहे हैं, वो मास कम्युनिकेशन। और जहां पे आप क्या है, पर्सनली वन टू वन इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, वो पर्सनल कम्युनिकेशन में जाएगा। ठीक है, तो आप पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो अमंग ऑल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरनेट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस्ड वन एट प्रेजेंट। आज आप देखोगे ना तो जितने भी पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम है उनमें सबसे पर्सनल, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और डोमिनेटिंग कौन सा है, इंटरनेट है। आज आप देख लो, आपका व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, सारी चीजें जो है सब कहां से चल रही है, सब की सब चल रही है इससे, सब की सब चल रही है इंटरनेट से। तो इस सेंस में इंटरनेट जो हो गया ना, मोस्ट इफेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएगा। अमंग ऑल दी पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस्ड वन। इट इज वाइडली यूज्ड इन अर्बन सेंटर्स, ठीक है, अर्बन एरियाज। इट enables the users to establish direct contact through email to get access to the world of knowledge and information। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो क्या होता है, इसका वाइडली इस्तेमाल है अर्बन एरियाज में, खास करके अर्बन एरियाज में, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतरीन है। इट enables the user to establish direct contact through email to get access to the world of knowledge and information। एक मोबाइल के अंदर आप दुनिया भर की हर चीज कर सकते हैं। ठीक है, एक मोबाइल के अंदर दुनिया भर की हर चीज की जा सकती है, और उसी चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है थोड़ा सा, क्लियर हुआ। इट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर ई कॉमर्स एंड कैरिंग आउट मनी ट्रांजेक्शंस। अगर आप बात करते हैं किस चीज की, पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गया, मनी ट्रांजैक्शंस हो गया, मोबाइल नेट बैंकिंग, हर चीज जो है वो किस में आ जाएगी, आपके पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में आ जाएगी। अब बोलोगे सर मोबाइल नेट बैंकिंग कम्युनिकेशन में कैसे आया, तो पैसे पहुंचाना, वो एक दूसरे के बीच में क्या है, मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं ना, वो कनेक्टिंग, वो जो कनेक्शन डेवलप हो रहा है। आपका मैसेज है कि आपको लाल कलर की शर्ट चाहिए, आप बस अमेजोन पे जाके क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, आपको शर्ट डिलीवर हो जा रही है। तो इस तरह से क्या है, इंटरनेट की मदद से पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम और रोबस्ट हुआ है, क्लियर हुआ। The internet is like a huge central warehouse of data with detailed information or various items and which is being provided to you via a personal communication। ठीक है, आप क्या देख रहे हो इंटरनेट पे आपको पता है, ठीक है, ये आपका मिथ है और क्या आपको पता है, पूरी दुनिया को पता रहता है। डेटा जो है, तो डेटा मतलब क्या बोलते हैं ना, इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट प्राइवेसी इज अ मिथ, दिस इज द एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट, क्लियर हुआ। द नेटवर्क थ्रू इंटरनेट एंड ईमेल प्रोवाइड्स एन efficient access to information at the comparatively low cost। ठीक है, अब आपको ये चीज भी समझना पड़ेगी क्या, कि जो नेटवर्क है इंटरनेट और ईमेल, ठीक है, मतलब ये इंटरनेट का, ईमेल का पूरा जो नेटवर्क है ना, ये आपको इंफॉर्मेशन बहुत ही सस्ते दामों पे पहुंचा पा रहा है। क्योंकि पहले मैसेजेस पहुंचाने में वो बेचारे रनर को दौड़ के जाना पड़ता था, ठीक है, कबूतर को उड़ के जाना पड़ता था, लेकिन आज क्या है, on a single click everything is possible। it enables as with the basic facilities of direct communication। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बेसिक फैसिलिटीज जो है आपको मिल जाती है। तो दिस वाज द स्टोरी, this was the whole story about personal communication system। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम की ये कहानी थी, समझ में आया। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। अब दूसरा जो है वो है मास कम्युनिकेशन सिस्टम। पर्सनल आपको समझ में आता है, मास कम्युनिकेशन में क्या है, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट,
जहां पे आप वाइड मासेस के साथ में एक बार में कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये मास कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। मास कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें क्या है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन 1923 बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे जो है तो उसने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करी कब, 1923 में। फाइन, उसके बाद में क्या है, सिंस देन इट गेन इमेंस पॉपुलैरिटी एंड चेंज द सोशो कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल। ठीक है, इसके बाद में आपको ये चीज समझना होगा क्या कि एक बार क्या हुआ, जब ये रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने रेडियो स्टार्ट किया ना, तो इससे लोगों को समझ में आया कि क्या है, वाइड मासेस तक आप क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, एंटरटेनमेंट हो सकता है, गाने सुन रहे लोग। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद में जैसे मैसेजेस वगैरह भी, अभी तो खैर इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जैसे लोगों को पता लगता है हाँ जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दे दी, वो रेडियो पे क्या हो गई, एक तरह से टेलीकास्ट हो गई। तो रेडियो ने क्या करा, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली और विद इन नो टाइम इट मेड अ प्लेस इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो कंट्री के हर एक हाउस होल्ड में आपको क्या देखने को मिलता है, रेडियो की पॉपुलैरिटी बन गई। गवर्नमेंट टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ब्रॉट दिस पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन अंडर इट्स कंट्रोल इन 1930 अंडर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में गवर्नमेंट ने इस चीज को अपने कंट्रोल में लिया। गवर्नमेंट को समझ में आया क्या, नहीं भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट किसी और को कैसे दे सकती है, तो रेडियो को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। आज नो डाउट प्राइवेट प्लेयर्स है, लेकिन इनिशियली गवर्नमेंट ने इस चीज को संभाला। इट वाज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो इन 1963। तो ये जो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे है, ठीक है, तो इसको चेंज करके क्या कर दिया, 1963 में ऑल इंडिया रेडियो बना दिया। आकाशवाणी नाम दे दिया उसका, कब से, 1957 से, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता था कहां से आवाज आ रही है। आकाशवाणी, ठीक है, आकाशवाणी इंडियन माइथोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो उस तरह से क्या है, इंडियन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वाला जो रेडियो है वो आकाशवाणी है, और आकाशवाणी उसका नाम कब हुआ, 1957 में। उसके पहले तक वो ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था 1936 से। क्लियर हुआ? तो ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो न्यूज से लगा के लोगों को सिखाना, ठीक है, मतलब जैसे देखते हैं ना आप रेडियो पे अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं कि खाद कैसे बनाए, ये सारी चीजें। तो क्या बताया गया, इंफॉर्मेशन में आप इंफॉर्मेशन देखेंगे, एजुकेशन देखेंगे, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें आपको रेडियो नेटवर्क में देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ? स्पेशल न्यूज बुलेटिन्स आर आल्सो ब्रॉडकास्टेड एट स्पेसिफिक ओकेजन्स लाइक सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर और जो अलग अलग पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, ये सारी चीजें भी रेडियो पे टेलीकास्ट की जा सकती है और वाइड मासेस तक मैसेजेस पहुंचाए जा सकते हैं। ये मास कम्युनिकेशन में एक आपने रेडियो पढ़ा। मास कम्युनिकेशन में दूसरी चीज अगर देखें तो मास कम्युनिकेशन में दूसरी चीज क्या है, टेलीविजन। टेलीविजन मतलब क्या होता है, वो टीवी का डब्बा। ठीक है, तो आज आप देखोगे तो देखो वो टेलीविजन भी अपने आप में कितना ग्रो कर गया, कितना एनहांस कर गया। ठीक है, बाकी टेलीविजन क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, तो अब यहां अगर जैसे आगे बढ़ते हैं तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हैज इमर्ज्ड एज अ मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम फॉर डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग मासेस। ठीक है, तो जनता को जागरूक करने में और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में टेलीविजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कैसे, दो बूंद जिंदगी, तो अब ये क्या है, आपने टीवी में ही देखा होगा सभी ने, सबसे पहले बचपन में ऐड। आजकल तो बच्चों ने टीवी देखना भी बंद कर दिया, मोबाइल में ऐसे घुस गए हैं। ठीक है, लेकिन आप जैसे देखोगे तो क्या है, टीवी की अगर बात करिए आप, तो टेलीविजन में बहुत सारी सोशल मैसेजेस, जैसे आप देखोगे क्या है, तो ये दो बूंद जिंदगी का एक बहुत पॉपुलर कैंपेन रहा था अमिताभ बच्चन जी का। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या है, बहुत बेहतरीन तरह से लोगों को पोलियो के बारे में सतर्कता पहुंचाई। तो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। एंटरटेनमेंट की अगर बात करें, एंटरटेनमेंट भी तो क्या होता है, टेलीविजन पे जैसे आप देखेंगे कितने सारे प्रोग्राम्स आते हैं, क्रिकेट से लगा के न्यूज में भी अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। आजकल लोग लड़ रहे होते हैं न्यूज चैनल पे। ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो टेलीविजन एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनिशियली दी टीवी सीरीजेस वर लिमिटेड ओनली टू द नेशनल कैपिटल वेयर इट बिगन इन 1959। ठीक है, तो इनिशियली जो टीवी सीरीजेस थी, ठीक है, टीवी सर्विसेज थी, ठीक है, वो सिर्फ नेशनल कैपिटल तक ही सीमित थी, क्योंकि तब 1959 इनिशियली सैटेलाइट नेटवर्क्स उतने डेवलप नहीं हुए थे। 1972, ठीक है, 1972 के बाद में क्या है, कुछ और सेंटर्स ऑपरेशनलाइज हुए, लेकिन थ्रू आउट द कंट्री को यूनिफॉर्म टेलीकॉम नेटवर्क नहीं था। फिर क्या होता है, फिर 1976 में जैसे अगर आप देखोगे तो टीवी वाज डिलिंक्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी एज दूरदर्शन। ठीक है, तो पहले टेलीविजन को ऑल इंडिया रेडियो के अंदर में ही सारे सब कुछ संभाला जाता था। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो ही ब्रॉडकास्ट करता था कि टीवी पे क्या जाएगा। लेकिन क्या होता है, 1976 वो साल था जब क्या हुआ, ऑल इंडिया रेडियो से डीलिंग करा टेलीविजन को और एक दूरदर्शन बना दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। देखा आपने सत्यम शिवम सुंदरम? आई गेस काफी बच्चों ने देखा होगा, आप 12th में हो तो आप लोगों ने दूरदर्शन पे प्रोग्राम तो जरूर देखे ही होंगे अपने बचपन में। तो ये दूरदर्शन पे जो प्रोग्राम आते थे, तो 1976 टीवी वाज डीलिंग फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी एज दूरदर्शन, डीडी नेशनल। ठीक है, आफ्टर इनसेट
एआई, ये इनसैट एआई क्या है, तो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, 1982-83 के आसपास लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये जो टेलीविजन है DD1 बिकेम ऑपरेशनल कॉमन नेशनल प्रोग्राम्स CNP वर स्टार्टेड फॉर द एंटायर नेटवर्क एंड इट्स सर्विसेज वर एक्सटेंडेड टू बैकवर्ड एंड रिमोट रूरल एरियाज। तो जैसे ही सैटेलाइट कनेक्शन दिया गया, सैटेलाइट कनेक्शन में क्या होता है बेसिकली, आप जिस देखोगे ना, तो अब क्या है, स्पेस में आप ऑर्बिट में क्या कर देते हो, एक सैटेलाइट फिक्स कर देते हो और वहां से प्रोग्राम्स को रिसीव और टेलीकास्ट किया जाता था। तो जिसके चलते क्या है, कनेक्टिविटी जो है ना, तो कनेक्टिविटी बढ़ गई। ये डीडी नेशनल 1 जो है, ठीक है, DD1 जो है, तो दूरदर्शन जो था बिकेम ऑपरेशनल कॉमन नेशनल प्रोग्राम्स CNP वर स्टार्टेड फॉर द एंटायर नेटवर्क एंड इट्स सर्विसेज वर एक्सटेंडेड टू बैकवर्ड एंड रिमोट रूरल एरियाज। गांव तक टेलीविजन पहुंच गया, और उस समय पे गांव तक टेलीविजन ऐसा पहुंचा कि गांव में एक टीवी हुआ करता था, सारे लोग वहां बैठ के टीवी देखा करते थे, ठीक है, वो कहानी हुई। फिर क्या है अगला, जैसे एक और देखोगे, कह सकते हैं मास कम्युनिकेशन। तो आपने रेडियो देख लिया, टेलीविजन देख लिया, न्यूज़पेपर वगैरह, मल्टीपल सोर्सेज रहते हैं। आज सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन का साधन क्या है पता है, सोशल मीडिया है, लेकिन वो दिया नहीं गया है इसमें, बाकी हम जो दिया है वो पढ़ते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। कैसे, तो सैटेलाइट्स आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन देमसेल्व्स एज वेल एज दे रेगुलेट एंड यूज मींस ऑफ कम्युनिकेशन। टीवी सैटेलाइट के बेसिस से चल रही है, फोन्स वगैरह सब सैटेलाइट के बेसिस से चल रहा है, इंटरनेट सैटेलाइट के बेसिस से चल रहा है। तो उस सेंस में क्या हो रहा है, उस सेंस में आप देखोगे ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन अपने आप में क्या है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है उन्हें फैसिलिटेट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। However, use of satellite in getting a continuous and synoptic view of large area has made satellite communication very vital for country due to the economic and strategic reasons। अब क्या है, मोर सिनेप्टिक व्यू का मतलब क्या है, जैसे सैटेलाइट ऊपर है तो अपलिंक और डाउनलोड लिंक अगर आप समझोगे ना, आप कंट्री के इस पार्ट में हो, ठीक है, और आप एक आपका दोस्त इस पार्ट में, आप क्या कर रहे हो, आप अगर न्यूज पे आ रहे हो, ठीक है, तो वो न्यूज आप जिस न्यूज पे आओगे वो उसको कैसे पता चल जाएगा। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक बहुत कह सकते हैं ना ड्रोन आई पर्सपेक्टिव से काम करती है, वो ऊपर स्पेस में से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है, ठीक है, अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग ओवर दी स्पेस रहती है। तो उसके चलते क्या है, उसके चलते आप जिस देखोगे एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है कंट्री के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रीजन से। इकोनॉमिक ऐसे क्या, बहुत सारे बिजनेस बड़े बड़े आप जिस देखोगे मीडिया हाउसेज वगैरह सब उस पर ऑपरेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, जैसे स्ट्रेटेजिक रीजंस की अगर बात करें तो स्ट्रेटेजिक रीजंस में क्या लगाओगे आप कि कंट्री की सिक्योरिटी जो है, तो सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू आपको पता लगता है कि बॉर्डर पे कहीं इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें रहती है ना। तो सैटेलाइट इमेजेस कैन बी यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्ट, मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, सर्वेलांस ऑफ बॉर्डर एरियाज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव से वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको नेचुरल कैलामिटीज की मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हो, बॉर्डरिंग एरियाज की सर्वेलांस अच्छे से हो सकती है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। अब अगर आप सैटेलाइट्स को देखोगे तो दो तरह के सैटेलाइट्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पस, सैटेलाइट सिस्टम इन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू। क्या दो ग्रुप्स हैं, देखो, एक है नेशनल इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसैट वाला जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, जो कम्युनिकेशन वेदर फोरकास्ट मतलब कम्युनिकेशन वगैरह इन सारी चीजों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इनसैट व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 is a multi-purpose satellite system for telecommunication, meteorological observation and for various other data and program, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल क्या कह सकते हैं सैटेलाइट नेटवर्क जो थे, तो उनको एस्टैब्लिश करने में इनसैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जहां से आपने क्या करा, अपना खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम, मेट्रोलॉजिकल सिस्टम, ये सब कुछ डेवलप कर लिया है। फिर उसके बाद में क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। तो ये इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम जो है, तो ये किस पर्सपेक्टिव से, ये जियो कह सकते हैं जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस वगैरह, ठीक है, सैटेलाइट इमेजरीज वगैरह, इन सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो द IRS सैटेलाइट सिस्टम बिकेम ऑपरेशनल विद द लॉन्चिंग ऑफ IRS 1A इन मार्च 1988 फ्रॉम, ठीक है, विकानोर इन रशिया, ठीक है, विकानोर इन रशिया। में आपको एक चीज समझा देता हूं, क्या होता है ना, सैटेलाइट को ऐसे आप हवा में ऐसे खुद नहीं उड़ाओगे, सैटेलाइट के लिए क्या लगता है, एक लॉन्चिंग व्हीकल लगता है, ठीक है, एक लॉन्च पैड लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर तो ढक्कन नहीं है, लेकिन मान के चलो कि अगर ये सैटेलाइट है, ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल का काम क्या रहता है, लॉन्च व्हीकल का काम ये रहता है कि वो पूरे के पूरे उसको क्या करता है, लॉन्च मतलब एक लॉन्चिंग पैड रहता है, वो उड़ा के देता है ऐसा ऊपर से, और फिर ये ढक्कन निकल के वो सैटेलाइट ऊपर सेट हो जाता है, और ये जो आपका बॉडी था वो नीचे ओशियंस में गिर जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि अलग अलग लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं। तो IRS A1 जो है, तो दूसरा सेट ऑफ कह सकते हैं सैटेलाइट है, ठीक है, एक इनसैट हो गया, दूसरा IRS हो गए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, जो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली चीजों के ऑटोमेशन और उसके साथ साथ में जियो स्ट्रैटिक इमेजेस वगैरह आपको ये शेयर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो पहले हम क्या करते थे, दूसरी कंट्रीज के लॉन्च व्हीकल लेते थे, जैसे इनसैट सैटेलाइट वगैरह को यूज करने के लिए भी हमने फ्रेंच गुयाना वगैरह से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये जैसे आप देखोगे तो विकानोर इन रशिया, ठीक है, तो वहां से लॉन्च किया गया था। लेकिन जब हमने अपना PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV लॉन्च किया तो दैट वाज द ग्रेट सक्सेस। मतलब अब हमें क्या करना पड़ता था, अब हमें स्पेस में अपनी सैटेलाइट पहुंचाने के लिए हमारे पास अपना खुद का लॉन्चिंग पैड था, और यही इसरो की मतलब वो काबिलियत है, यही इसरो की काबिलियत है, या फिर कह सकते हैं इसी चीज के लिए बहुत सारे लोग जो हमारे कंटिन्यूसली काम करते रहे और हमें इस काबिल बनाया ना, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट। क्या कि अब हमारे पास अपना क्या है, खुद का लॉन्च व्हीकल है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इंडिया हैज आल्सो डेवलप्ड हर ओन लॉन्चिंग व्हीकल। लॉन्चिंग व्हीकल समझ में आया क्या है? ठीक है, तो दीस सैटेलाइट्स कलेक्ट डेटा इन सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स एंड ट्रांसमिट देम टू द ग्राउंड स्टेशंस फॉर वेरियस इश्यूज। और ये जो अलग अलग IRS, इनसैट, ये इस तरह की अलग अलग कैटेगरी की जो सैटेलाइट्स हम पहुंचाते हैं, तो ये सैटेलाइट्स क्या करती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से डेटा कलेक्ट करती है और जो सेंटर्स होते हैं जो डेटा कलेक्शन का काम करते हैं वहां तक पहुंचाती है। तो वैसे ही नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, NRSC एट हैदराबाद इज दैट सेंटर विच कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम आवर सैटेलाइट। ठीक है, जो डेटा आपको सैटेलाइट प्रोवाइड करती है, हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर वो है, ठीक है, जो डेटा कलेक्ट करता है, प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एक्विजिशन ऑफ डेटा एंड इट्स प्रोसेसिंग। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको डेटा मिले और आप उसकी प्रोसेसिंग कर पाओ। दीज आर वेरी यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो डेटा आपको मिल रहा है, तो इससे आप नेचुरल रिसोर्सेज को आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में पूरी की पूरी कहानी थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है, बेहतरीन तरह से चीजें क्लियर हो गई है। अब आप भी कुछ इसी तरह से खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक और चैप्टर बचा है, लास्ट चैप्टर, जिसे भी फटाफट से धुएं में उड़ाते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। एंड देन फिर जो आपका एग्जाम टाइम पीरियड रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, और रैपिड रिवीजन कर लेंगे चीजों का। तो आई होप यू पीपल लर्नड इट। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आई, क्लियर हुआ। अभी के लिए क्या करते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं। चैप्टर खत्म हो ही गया है, नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर। एक इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, ये जो सारे नोट्स हैं, तो नोट्स आपको अनअकैडमी ऐप के कम्युनिटी टैब पर भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आई होप आपने ज्वाइन किया होगा, जहां सारी अपडेट्स आती रहती हैं, तो मैं नोट्स वहां पे भी डाल दे रहा हूं। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत जा रही है तो आप नोट्स वहां से भी ले सकते हैं सारे चैप्टर के। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप पर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस वगैरह होती है, जैसे आपको पता है अनअकैडमी प्लस पर पेड कोर्सेज रहते हैं। तो अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो CUET के भी कोर्सेज हैं वहां पर, CUET के भी बैचेस हैं, तो आप CUET में प्रिपेयर कर सकते हैं। यूज द कोड DIGRAJ दिगराज टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अभी आप जैसे देख रहे हैं तो 19 मई से प्राइस हाइक होने वाला है। उसके पहले तक अगर आप सब्सक्रिप्शन कोई भी लेते तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि 30% का है। सो डोंट मिस दिस ऑफर, प्रिपेयर योरसेल्फ वेल। ये जो आपने भी चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, क्वेश्चंस देखना है, NCERT को रिवाइज करना है, दैट इज फॉर यू। टिल देन वी कैन साइन ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।